नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है साइंस के एक और बेहतरीन चैप्टर में। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिस्टमैटिक तौर पर लिखा हुआ चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। इस पूरे चैप्टर में बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो गारंटी मानिए आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार होगा जो मैं आपको अपने हर वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए, ये वही बच्चे जिन्होंने जो तैयारी करी है वो इन्हीं नोट से तैयारी करी है। कुछ अलग नहीं पढ़ाया गया इन बच्चों को, इन्हीं नोट से पढ़कर ये मार्क्स अचीव किए इन बच्चों ने। तो मैं आपको अपने हर वीडियो में बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको एक गारंटी दे सकूँ, आपको एक श्योरिटी दे सकूँ कि आप अगर बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, इन नोट्स को करोगे तो आपके मार्क्स भी कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो अपने हर वीडियो में बताता हूं मैं। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी भी गाइड, रिफ्रेशर, सैंपल पेपर, किसी और चीज की जरूरत ही ना हो, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए। सेकंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार हो जाएगा जो 10th में तो बहुत यूजफुल है ही। अगर आप में कोई कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को ना बहुत सिस्टमैटिक तौर पर पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे। इससे हमें विज्ञान रटने की आवश्यकता नहीं होगी, हम विज्ञान की, साइंस की खूबसूरती को समझ पाएंगे। एंड फोर्थ, नोट्स को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपके जो डायग्राम है, वो सब कुछ एक ही नोट्स में कवर हो जाए। तो चलिए बच्चों, एक बेहतरीन सफर पर एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ, चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। और हमारा पहला टॉपिक है कि उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन का अर्थ क्या होता है, उद्दीपन की क्या परिभाषा होती है। तो पहले कि इसकी परिभाषा जाने, पहले मैं अपना उद्दीपन का एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए पेन है। अक्सर आपके दोस्त क्या करते होंगे, जब आप पढ़ाई में बिजी होंगे तो वो साइड से ना पेन चुभा देते होंगे। तो जैसे ही पेन चुभाते हैं तो आप पेन हाथ को क्या कर दो, पीछे करते हो ना। तो ये जो आपने एक्टिविटी करी जिसके अंदर आपने हाथ को पीछे कर लिया, इसको साइंस में उद्दीपन कहते हैं। अब ये कई तरह से हो सकता है, जैसे कि आपने कोई गाना सुना, कोई संगीत आपका फेवरेट चल रहा है, कोई गाना सुन रहा है तो आप गुनगुनाने लगे, तो ये भी एक उद्दीपन है। आपको ठंड लगी, आपने स्वेटर पहन लिया, ये भी अपने आप में एक उद्दीपन है। आपके आंखों पर किसी ने लाइट मारा तो आपकी जो आंखें की पलकें हैं वो अपने आप नीचे आ जाएगी, आपकी आंखें बंद हो जाएगी। तो ये भी अपने आप में एक उद्दीपन है। आप घर में घुसे, आपका कोई फेवरेट खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है, मम्मी बना रही है, तो उसके सुगंध आपके नाक में आता है, तो ये भी एक उद्दीपन है। तो उद्दीपन का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो रिस्पॉन्स करता है किसी चीज़ के प्रति, उसे साइंस में उद्दीपन कहते हैं। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, जब पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन होगा, जैसे मान लीजिए ठंड का मौसम आ रहा है तो फिर आप स्वेटर पहनना शुरू कर दोगे। तो पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सभी सजीव अनुक्रिया करते हैं, जिसके अनुसार हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो हम रिस्पॉन्स करेंगे ना, पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होगा उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करेंगे, उसे उद्दीपन कहलाता है। बारिश होगी तो आप क्या करोगे, छाता लेके निकलोगे या थोड़ी देर वेट कर लोगे, पानी बरस रहा है तो थोड़ी देर वेट कर लोगे। तो ये भी एक उद्दीपन है। कोई भी पर्यावरण में परिवर्तन होगा ना तो उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वही हमारा उद्दीपन है। वो प्रकाश के प्रति हमारा रिस्पॉन्स हो सकता है, ऊष्मा के प्रति हो सकता है, ठंड के प्रति हो सकता है, ध्वनि के प्रति हो सकता है, सुगंध के प्रति हो सकता है, स्पर्श वगैरह हो सकता है। कोई गर्म चीज छूओगे तो हाथ पीछे हो जाएगा। तो ये सब उद्दीपन है। यानी मनुष्य या कोई भी जंतु जो रिस्पॉन्स करता है ना, उसको साइंस में उद्दीपन बोला जाता है। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होगा उसके अनुरूप जो सजीव यानी हम लोग अनुक्रिया करते हैं, मतलब रिस्पॉन्स करते हैं, उस रिस्पॉन्स को ही उद्दीपन कहा जाता है। और वो प्रकाश हो सकता है, ऊष्मा के प्रति हो सकता है, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, इनके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स करते रहते हैं अपने डेली एक्टिविटी में। तो इन सबको उद्दीपन कहा जाता है। भाई आपके सामने कोई गाना बज जाए, कोई ऐसा मीम्स के डायलॉग चल जाए तो उसके वो सुनते ही आपके हंसी आ जाती है, तो वो सब उद्दीपन है। सभी जंतुओं में 2 मुख्य तंत्र होते हैं। अगर हम सभी जंतुओं की बात करें तो पूरी बॉडी उनके 2 सिस्टम पर, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में, बट 2 मुख्य तंत्र जिनको बोलते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी चलती है। एक तंत्रिका तंत्र जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, यानी मस्तिष्क, और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये टॉपिक क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इस चैप्टर के 2 पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे केवल तंत्रिका तंत्र के बारे में, ये एक तरह समझो ये ए पार्ट है। तंत्रिका तंत्र
तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मानव का मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट में कौन सा हार्मोन होते हैं, एनिमल्स में कौन हार्मोन होते हैं। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, एक हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और एक अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर के 2 पार्ट आप एक तरह समझ सकते हो, इसलिए लिखा हुआ है सभी जंतुओं में 2 मुख्य तंत्र होते हैं। वैसे तो बहुत सारे तंत्र हैं, बट इन दोनों को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि आता है। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र, यहां से चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। मेन देखिए, उद्दीपन की परिभाषा आपको आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि सभी जंतुओं में 2 मुख्य तंत्र पाए जाते हैं। मेन टॉपिक जो है चैप्टर, आप अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो मेन टॉपिक आपका यहां से स्टार्ट होता है। देखिए, थर्ड पॉइंट है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है। देखिए, नियंत्रण समन्वय क्या होता है। देखिए, मैं अगर आपसे कहूं कि आप बैठे हो, मैं बोलूँ आप खड़े हो जाओ, तो आपको अपनी बॉडी को खड़ा करने के लिए ना बॉडी को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो दिमाग पहले आपका सोचेगा कि भाई भैया ने बोला है, कमांड दिया है, सर ने मुझे बोला है, तो आपका जो बॉडी रिस्पॉन्स करेगा ना, आप खड़े हो जाओगे। तो इसके लिए आपको बॉडी को नियंत्रित करना पड़ेगा और पूरी बॉडी को समन्वय करना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी को नियंत्रित और समन्वय कौन कर रहा है। नियंत्रित मतलब होता है कंट्रोल करना, समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना। तो हमारी बॉडी को नियंत्रित और समन्वय कौन करता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र और पेशीय ऊतक, ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी को नियंत्रण और समन्वय करता है। आपके चैप्टर का नाम भी यही है ना, नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर का नाम भी यही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है। तो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 चीजें मिलकर करती है। एक हमारा तंत्रिका तंत्र यानी हमारा ब्रेन, और दूसरा हमारा पेशीय ऊतक यानी हमारा मस्कुलर टिश्यू, जिसको इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो ये अक्सर एमसीक्यू में पूछता है, जैसे पिछली बार भी एमसीक्यू प्री बोर्ड के मोस्टली बच्चों को क्वेश्चन आया था कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय एक तंत्रिका तंत्र करता है और दूसरा पेशीय ऊतक, ये दोनों मिलकर नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। नाउ तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर के 2 पार्ट है, एक तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्रावी तंत्र। तो पहले मैं आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में सब कुछ बताऊंगा। जब तंत्रिका तंत्र खत्म हो जाएगा फिर हम अंतःस्रावी तंत्र स्टार्ट करेंगे। तो तंत्रिका तंत्र होता क्या, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भाई तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का अर्थ को बताओ, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हो, वगैरह वगैरह, तो आपको ये बताना है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन का एक संगठित जाल का बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है बच्चों, ये एक सेल से बनता है, उस सेल को न्यूरॉन कहते हैं। यानी मिलियन न्यूरॉन मिलकर हमारा एक तंत्रिका तंत्र बनता है। जो सेल का नाम है, कोशिका का नाम है, उसका नाम न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका, या तो आप तंत्रिका कोशिकाएं लिख दो या फिर न्यूरॉन लिख लो, दोनों का एक ही मतलब है। तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। यानी हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र जो है वो न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन एक सेल है। ये करता क्या है, तो यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। देखिए सीधी सी बात है, जब भी आपके दोस्त आपको पेन चुभाते हैं ना, तो पता कैसे चलता है कि पेन चुभा है। तो ये क्या करता है कि तंत्रिका तंत्र, ये यहाँ से सूचनाओं को ट्रांसफर करते 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 पूरी बॉडी में ट्रैवल करके हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। तो यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। तो तंत्रिका तंत्र का काम होता है सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना। नौ अगला टॉपिक आता है कि ग्राही क्या है। तो ग्राही तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है। आप ग्राही को समझने से पहले एक एग्जांपल सोचो कि आप जा रहे हो और पीछे से आपका दोस्त आपको आवाज़ लगाता है। तो आपको कैसे पता कि वो आपका दोस्त है और आप पीछे पलट के देखते हो, क्योंकि आपके माइंड ने पहले रीड कर लिया कि पीछे कौन है। आपके पिताजी ने आपको पीछे से आवाज़ लगाई, तो आपके माइंड को पहले ही पता है, वो आवाज़ आप जानते हो। ग्राही क्या है, हमारे पूरी बॉडी में ना हर जगह तंत्रिका तंत्र बिछा हुआ है और वो पर्यावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, तो जैसे मैं इसको पेन यहाँ पे चुभाऊंगा ना, तो ये वाला हिस्सा जो है इसको ग्राही कहेंगे। ग्राही मतलब वो है कि जहाँ पे सूचनाएं इकट्ठा होती है, चाहे वो कान हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो आंखें हो, चाहे हमारी स्किन हो, जो आपने 5 सेंसेस पढ़े होंगे ना, ज्ञानेंद्रियां पढ़े होंगे आपने, उन सभी जगहों पर ग्राही पाई जाती है। ग्राही का काम है पर्यावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करना।
ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे होते हैं। मतलब अभी जो आपने तंत्रिका तंत्र पढ़ा था ना, इसके सिरे होते हैं। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र के सिरे होते हैं, एक भाग होता है जो पर्यावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। मतलब पूरे एनवायरनमेंट से सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। आप कहीं पे, आप ऐसा सोचो कि आप ना कहीं पे खोए हुए हो, आप अपना काम कर रहे हो, बिजी हो, लेकिन आपका दोस्त आपको ना कहीं पर हल्का सा पेन चुभ देता है, तो आप एकदम से एक्टिव हो जाते हो, एकदम उसको देखते हो क्या हुआ। तो क्योंकि आपने आपने तो उसको नहीं देखा ना पेन चुभोते हुए, लेकिन आपके स्किन ने उसको कैप्चर कर लिया कि आपको कुछ चुभा है, तो उसको ग्राही कहते हैं। ग्राही का मतलब जिसने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया है, ये ग्राही है। इसने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, पर्यावरण से जो सूचनाओं को इकट्ठा करता है उसको ग्राही कहते हैं। अभी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे न्यूरॉन। देखिए मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। आपका अगला टॉपिक आएगा न्यूरॉन। जैसे ये डायग्राम आएगा न्यूरॉन, तो पूरे बॉडी सिस्टम में ना पूरे तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है, तो हर एक जगह पर ना सूचनाएं इकट्ठा होती है। चाहे आप देखने की बात करो, सुनने की बात करो, स्किन की बात करो, आपके हर एक जगह ग्राही होता है जो सूचनाओं को इकट्ठा करता है पर्यावरण से। तो हम इसे बोलते हैं ये तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका का ना एक सिरा होता है जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाता है, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। और ये ग्राही सभी ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होता है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 सेंसेस आपने बचपन में पढ़े होंगे ना, उन सभी में ग्राही होता है। तो कान से भी हमें पता लग जाता है, आप स्किन से भी हमें पता लग जाता है, टेस्ट लेके भी हमें पता लग जाता है। तो ग्राही तंत्रिका कोशिका के वो सिरे हैं जो सूचनाओं का पता लगाते हैं। जैसे आपने कोई मिर्च वाली चीज, मसाले वाली चीज खा ली, तो आपके जो जीभ है उसको पता लग गया ना कि इसमें मिर्च है, तो ग्राही ने इंफॉर्मेशन को रिसीव करा कि खाने वाली चीज जो है उसमें मिर्च है। तो ये ग्राही का काम है सूचनाओं को इकट्ठा करना। आपने मीठी चीज खाई तो आपके टंग को, आपके जीभ को पता लग गया ना कि मीठी चीज है, क्योंकि जीभ ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया कि हम जो खा रहे हैं वो एक मीठा ऑब्जेक्ट है, जो भी हम मीठा खा रहे हैं। तो ग्राही का काम है सूचनाओं को इकट्ठा करना, जो हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होता है, जो पर्यावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। नाउ तंत्रिका कोशिका जिसके बारे में बात कर रहा था, न्यूरॉन। हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र जो है वो एक स्पेशल सेल से बना है, उस सेल को न्यूरॉन कहते हैं। मैं बार बार नाम बता रहा हूं। तो तंत्रिका कोशिका क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का क्या अर्थ होता है, तो यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इस लाइन का यह मतलब है कि इंसानों का, जानवरों का, जंतुओं का जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, उसकी संरचना न्यूरॉन से हुई है। और इंसान या जंतु जो क्रिया कर पाते हैं वो भी न्यूरॉन की वजह से ही कर पाते हैं। मैं जो आपको पढ़ा पा रहा हूं या आप जो मेरी बात समझ पा रहे हो वो इसी की वजह से, क्योंकि हमारे पास न्यूरॉन है जिसमें सोचने समझने की शक्ति डेवलप्ड होती है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, पहले इस पेज को रिवाइज कर लेता हूं, पेज खत्म हो गया। सबसे पहले उद्दीपन क्या होता है। तो पर्यावरण में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसके अनुरूप जो सजीव होते हैं वो अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। उस रिस्पॉन्स को ही उद्दीपन कहते हैं। चाहे प्रकाश के प्रति हो, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, इनके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसी को उद्दीपन कहते हैं। जंतुओं में 2 मुख्य तंत्र होते हैं, एक होता है तंत्रिका तंत्र, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। और यही हमारा चैप्टर है। पहले हम आधा चैप्टर तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, फिर आधा चैप्टर हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है, बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो जंतुओं का नियंत्रण और समन्वय 2 चीजों से होता है, एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा पेशीय ऊतक से। तंत्रिका तंत्र का क्या मतलब होता है, तो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का बना होता है। बहुत सारे मिलियन न्यूरॉन मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। इसका क्या काम होता है, तो ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा, इंग्लिश में बोलता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। ग्राही क्या होता है, तो यह हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होता है। और यह तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का एक भाग होता है जो वातावरण से सूचनाओं को पता लगाता है और हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। यानी ग्राही मतलब रिसीव करने वाला, इसलिए इंग्लिश में इसको रिसेप्टर बोलते हैं। रिसीव करने वाला, सूचनाओं को रिसीव करने वाले को ग्राही कहते हैं। न्यूरॉन क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक यही आता है न्यूरॉन, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ये डायग्राम जरूर बना लेना। और इसकी लेबलिंग, जैसे आपको पता है, ये केंद्रक है, ये सेंटर है। ये जो आप देख रहे हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसी संरचना देख रहे हो ना, ये साइड में बिल्कुल, इसका नाम है द्रुमिका। सबसे पहले याद रखो द्रुमिका।
क्या नाम है इसका, द्रुमिका, डेंड्राइट्स बोलते हैं इंग्लिश में, डेंड्राइट्स, और हिंदी में द्रुमिका। ये जो आप साइड बाइड से दिख रहे हो ना, ये सारे पार्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हेयर लाइक बोलते हैं इसको, बाल जैसी संरचना, इसको द्रुमिका कहते हैं। ये केंद्रक है, तो केंद्रक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर एक सेल में केंद्रक तो पाया ही जाता है। आपको दूसरा याद करना है कोशिका काय। कोशिका काय मतलब सेल बॉडी, ये पूरा सेल बॉडी है। और आपको अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा सेल के बारे में, तो आपको पता होगा सेल बॉडी में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जितने भी आपने सेल के अंदर जो चीज़ें पढ़ी थी, आपको याद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस पढ़ा होगा ना आपने, ये सब कोशिका काय यानी यहाँ पाया जाता है, कोशिका काय के अंदर। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड होता है तंत्रिकाक्ष, जिसको इंग्लिश में एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन। ये कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है लास्ट तक, ये लास्ट तक सूचनाओं को ले जाता है, इसको एक्सोन बोलते हैं। और इन सबको बोलते हैं अंतिम सिरा, इसको बोलते हैं अंतिम सिरा। ये जो लास्ट में है ना, इसको बोलते हैं अंतिम सिरा। तो ये 4 पार्ट आपको बेसिकली याद रखने हैं। सबसे पहले द्रुमिका, उसके बाद आपका कोशिका काय, उसके बाद आपका तंत्रिकाक्ष, और लास्ट में नर्व एंडिंग यानी अंतिम सिरा। अब मैं आपको इनके थोड़ा सा फंक्शन बताता हूं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यही आने वाला है, तो थोड़ा बेसिक जानकारी दे देता हूं। द्रुमिका जो सूचनाओं को इकट्ठा करता है, अभी मैंने आपको ग्राही बताया था ना, पिछले पेज पे ग्राही बताया था। द्रुमिका जो सूचनाओं को इकट्ठा करता है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये बताओ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये आपके ब्रेन के द्रुमिका ने, मतलब न्यूरॉन के द्रुमिका ने इंफॉर्मेशन को रिसीव करा कि ये पिक्चर ए का है। तो द्रुमिका का काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, सूचनाओं को प्राप्त करना। ये सूचनाएं प्राप्त करता है और सारी सूचनाओं देता है कोशिका काय को, यानी इसको दे देगा, इस वाले सेल को दे देगा सारी इंफॉर्मेशन। अब कोशिका काय क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी विद्युत संकेत के रूप में ये इंफॉर्मेशन देता है एक्सोन को, यानी तंत्रिकाक्ष को। यानी इंफॉर्मेशन इसने रिसीव करा, इसने सूचनाएं प्राप्त करी, ये सूचनाएं इसने दी कोशिका काय को, कोशिका काय ने तंत्रिकाक्ष के द्वारा उस सूचनाओं को ले गया नर्व एंडिंग तक। तो ये सूचना यहां पर आ जाती है नर्व एंडिंग के पास, अंतिम सिरे के पास। और जैसे ही यहां पर सूचनाएं आती है, तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे ही सूचनाएं हमारी नर्व एंडिंग तक जाती है, अंतिम सिरे पे जाती है, तो यहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, जो आपको टीचर जरूर बताएंगे। यहां पर क्या होता है बच्चों, विद्युत संकेत, याद रखना, विद्युत संकेत जो होते हैं वो रासायनिक संकेत में, ये बात पिछले साल 2023 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, आप चाहो तो देख लेना। जो लास्ट वाला होता है ना अंतिम सिरा, यहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, यहां पर विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन किसी दूसरे न्यूरॉन को ये इंफॉर्मेशन भेज दिया जाता है, और ये विद इन द सेकेंड होता है, मिलियन न्यूरॉन के अंदर ये हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। सबसे पहले इसने सूचना को इकट्ठा करा, सूचना को दिया कोशिका काय को, कोशिका काय ने इंफॉर्मेशन दी तंत्रिकाक्ष को, तंत्रिकाक्ष को ले गया अंतिम सिरे के पास, अंतिम सिरे के पास एक केमिकल रिएक्शन होगा जो विद्युत संकेत को बदल देगा रासायनिक संकेत में। अब इसी के भाग बताने वाला हूं मैं आपको न्यूरॉन के, ये तो बस आपको लेबलिंग बता दिया कि ये प्रैक्टिस जरूर करके जाना। अब मैं एक एक करके इसके भाग बता रहा हूं और आपको क्या याद करके जाना चाहिए 10वीं क्लास के बच्चे को। तो पॉइंट नंबर 7 हमारा आता है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के भाग। जो अभी आपने पढ़ा था ना, द्रुमिका, फिर आपने पढ़ा कोशिका काय, फिर आपने पढ़ा तंत्रिकाक्ष या अंतिम सिरा, ये जो पढ़ा ना, इनके कार्य पूछे जाते हैं, इनके फंक्शन पूछे जाते हैं पेपर में, इनके क्या फंक्शन है। डायग्राम तो आप बना लोगे, बट फंक्शन में बच्चे फंस जाते हैं कि फंक्शन पूछे जाता है कि इनके क्या काम करना है। तो मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं। द्रुमिका का काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, सूचनाओं को इकट्ठा करना, और उसके बाद ये सूचनाएं देता है कोशिका काय को। कोशिका काय का काम है विद्युत संकेत बनाना, विद्युत संकेत को तंत्रिकाक्ष के द्वारा वो ले जाता है अंतिम सिरे तक। तो यही आपको याद करना है। देखिए सबसे पहले द्रुमिका, सबसे पहला आएगा द्रुमिका। द्रुमिका मतलब ये वाला पार्ट, ये सारे पार्ट द्रुमिका है, जो बाल जैसे होते हैं ये द्रुमिका बोलते हैं। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं, ये जो धागे जैसी संरचनाएं ना, जो सूचनाएं प्राप्त करती है, देखो लिखा हुआ है ना, जो सूचनाएं प्राप्त करती है, तो सूचनाओं को प्राप्त करने वाले को द्रुमिका कहते हैं। उसके बाद आता है कोशिका काय, ये कोशिका काय है, ये सारा पार्ट जो है ये कोशिका काय के अंदर, इसको इंग्लिश में सेल बॉडी कहते हैं, कोशिका काय। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। ये जो सूचनाएं प्राप्त हुई है ना, ये विद्युत आवेग के रूप में ट्रेवल करती है, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ट्रेवल करेगा। यहां जो इंफॉर्मेशन आया है,
ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, विद्युत संकेत के रूप में ये आगे ट्रैवल करेगा। कहां पहुंचेगा? अंतिम सिरे के पास। तो लेके कौन जाएगा? तो तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष इसको अंतिम सिरे तक पहुंचाता है। तो अगला पार्ट यही आता है, एक्सॉन आ गया आपका, तंत्रिकाक्ष आ गया। यह सूचना के विद्युत आवेग को, यानी यहां जो विद्युत आवेग बना था ना, उसको आगे ले जाने का काम करता है। कोशिका काई से, यानी यहां से, यह है कोशिका काई, यहां से अंतिम सिरे तक दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है, यानी अंतिम सिरे तक ले जाएगा और फिर वो अंतिम सिरा उसको ट्रांसफर कर देगा अगले न्यूरॉन तक। तो आपको 3 चीज याद रखना है। ध्रुमिका, ध्रुमिका का काम है सूचनाओं को इकट्ठा करना, कोशिका काई विद्युत आवेग बनाना, विद्युत आवेग ट्रैवल करते हुए एक्सॉन तंत्रिकाक्ष के द्वारा ट्रैवल करते हुए अगले न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। ध्रुमिका ये सूचनाओं को प्राप्त करता है, कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में चलती है, और एक्सॉन यह सूचना के विद्युत आवेग को, ये जो विद्युत आवेग है ना, ये जो विद्युत आवेग यहां बना है, इलेक्ट्रिक सिग्नल बना है, इसको अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम है एक्सॉन का, यानी तंत्रिकाक्ष का। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन के ध्रुमिका तक पहुंचाता है, यानी यह दूसरे न्यूरॉन तक ले जाएगा, यह इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करेगा। नौ, अगला आता है अंतःग्रंथन, जिसको सिनैप्स कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में सिनैप्स कहते हैं, हिंदी में इसको अंतःग्रंथन कहते हैं। देखिए बच्चों, इस टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, 2 न्यूरॉन, ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, 2 न्यूरॉन के बीच में ना हल्का सा गैप होता है, बहुत मिनिमम गैप होता है। इस गैप को ही साइंस में सिनैप्स के नाम से जानते हैं। यानी एक न्यूरॉन का अंतिम सिरा और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है, यानी ध्रुमिका है, एक न्यूरॉन का अंतिम सिरा और दूसरे न्यूरॉन का जो ध्रुमिका है, इनके बीच जो हल्का सा गैप होता है, यानी 2 न्यूरॉन के बीच की जो गैप होता है, उसको हम सिनैप्स के नाम से जानते हैं। तो पेपर के अंदर एग्जाम में क्या लिखोगे? यह तंत्रिका के अंतिम सिरे मतलब लास्ट वाला, एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका, यानी अगली का ध्रुमिका, ये वाला पार्ट के मध्य रिक्त स्थान है। यानी एक कोशिका का अंतिम सिरा और दूसरे कोशिका का ध्रुमिका, एक कोशिका का अंतिम सिरा, दूसरे कोशिका का ध्रुमिका, इनके बीच जो हल्का सा गैप है, उसको अंतःग्रंथन या सिनैप्स कहते हैं। यहां विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। मैंने अभी आपको समझाया भी था कि यहां पर विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में परिवर्तित हो जाते हैं। यहीं पर अंतिम सिरे पर एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन की वजह से, रासायनिक अभिक्रिया की वजह से विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में परिवर्तित हो जाते हैं। यहीं पे लिखा हुआ है, देखो, यहां विद्युत संकेत को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। यानी जब इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है ना, न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, ये देखो न्यूरॉन का अंतिम सिरा है और ये दूसरे न्यूरॉन की बिगिनिंग है, इसे बोलते हैं ध्रुमिका। तो दोनों न्यूरॉन के बीच के जो हल्का सा गैप है, उसको सिनैप्स कहते हैं। और यहीं पर विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, ताकि वो अगले न्यूरॉन पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सके। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं इस पेज को। इस पेज खत्म हो गया। सबसे पहले डायग्राम जरूर करके जाना है, बहुत आता है पेपर में। लेबलिंग देख लो आप, जो इनकी लेबलिंग है वो करके जाना। फंक्शन की बात करते हैं। ध्रुमिका, कोशिका काय से निकलने वाली जो धागे जैसी संरचना है, उसको ध्रुमिका कहते हैं और ये सूचनाओं को प्राप्त करती है। कोशिका काय ये सूचना को विद्युत आवेग के रूप में चलती है। तंत्रिका यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाने का काम है एक्सॉन का। सिनैप्स क्या होता है? 2 न्यूरॉन के बीच जो हल्का सा गैप होता है, उसको सिनैप्स कहते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक न्यूरॉन का अंतिम सिरा और दूसरे न्यूरॉन का जो ध्रुमिका है, इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो रिक्त स्थान है, उसको सिनैप्स कहते हैं। और यहीं पर विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। ठीक है ना, अगला पेज आपके लिए लेके आता हूं मैं। नेक्स्ट पेज आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पेज ले आया, प्रतिवर्ती क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर जब देखोगे आपको दिखाई देगा, आपके यूटी टेस्ट पेपर में बहुत आते क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इसे, कि प्रतिवर्ती क्रिया का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। इसको समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कोई भी आप हॉट ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हॉट ऑब्जेक्ट है, मैंने एग्जांपल लिया, ये बहुत गर्म है लेकिन मुझे नहीं पता, तो जैसे ही मैं इसको छूंगा, हाथ क्या करूंगा? पीछे हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको छूंगा, एकदम हाथ, कई बार ऐसा होता है कप भी छूट जाता है, कई बार ग्लास छूट जाता है, कभी गर्म है एकदम छूट गया।
तो ये जो अचानक करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल इमीडिएट रिस्पॉन्स, मतलब इतना तेजी से करते हैं कि हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो कोई भी अचानक की हुई क्रिया जो बहुत तेजी से किया जाता है, जिसको सोचने का टाइम ना मिले, उसको साइंस में प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बहुत अचानक एकदम इमीडिएट किया हुआ एक्शन को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति, याद है ना उद्दीपन, मैंने आपको समझाया था जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, किसी उद्दीपन के प्रति तेज वो अचानक की गई अनुक्रिया, बहुत अचानक जो बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। जैसे आप किसी गर्म वस्तु को छुओगे तो आपका हाथ अपने आप पीछे हो जाएगा। इस एक्शन को, जो बहुत अचानक होता है, बहुत तेज गति से होता है, इसको साइंस में प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये जो प्रतिवर्ती क्रिया हम लोग करते हैं, अचानक करते हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है? क्योंकि ब्रेन तो इंफॉर्मेशन बाद में रिसीव करेगा कि भाई ये चीज गर्म है या ठंडा है, लेकिन हमारा एक्शन हो चुका होता है। होता क्या, देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसको छुआ और हमने हाथ पीछे कर लिया, ब्रेन को सोचने का टाइम भी नहीं मिला। ब्रेन को इंफॉर्मेशन बाद में जाती है कि ये ऑब्जेक्ट जो आपने छुआ था ये गर्म था, तब तक हाथ पीछे हो चुका होता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करता है मेरु रज्जु, जो हम जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसको मेरु रज्जु कहते हैं। इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं, जो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है मेरु रज्जु, और मेरु रज्जु को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा प्रतिवर्ती चाप। अभी सर जी प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? देखिए, आपने मान लीजिए टच किया था यहां से और आपका हाथ पीछे हो गया, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना बच्चों, यहाँ पे जो मसल्स होते हैं ना हमारे, यहाँ पे हर जगह प्रतिवर्ती चाप पाया जाता है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है, पहले इस डायग्राम को समझिए, इससे आपको समझ में आएगा। ये उद्दीपन है, यानी कोई गर्म चीज है जो हमें नहीं पता। अब ये गर्म चीज है, ये उद्दीपन है, ठीक है, ये गर्म चीज है, ऊष्मा है। आपने इसको टच करा तो ये हो गया ग्राही अंग, इसको ग्राही अंग बोलेंगे, त्वचा। ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा मेरु रज्जु को। किसको इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा? मेरु रज्जु को। समझ रहे हो? ये है ऊष्मा, हमने इसको छुआ तो ये हमारी होगी ग्राही त्वचा, ग्राही अंग, और ये इंफॉर्मेशन भेजेगा मेरु रज्जु को। मेरु रज्जु तुरंत इंफॉर्मेशन भेजेगा हमारे पेशी को, हमारे मसल्स को, इसको इंफॉर्मेशन भेजेगा, हमारे मसल्स को इंफॉर्मेशन भेजेगा, भाई क्या कर रहा है, ये तो बहुत गर्म ऑब्जेक्ट है, हाथ पीछे कर ले। तो आप एकदम रिस्पॉन्स करोगे, अनुक्रिया करोगे, हाथ पीछे हटा लोगे। तो ये स्टेप जो आप ये पाथ देख रहे हो, ये रास्ता देख रहे हो, इस रास्ते को ही प्रतिवर्ती चाप के नाम से जानते हैं। ये गर्म ऑब्जेक्ट है, ये गर्म ऑब्जेक्ट है, इसको आपने छुआ तो ये जो त्वचा है, ये जो स्किन है, इसको ग्राही अंग बोलेंगे। ये ग्राही अंग इंफॉर्मेशन भेजेगा मेरु रज्जु को, मेरु रज्जु वापस इंफॉर्मेशन भेजेगा हमारी पेशी को, मसल्स को, कि भाई आप जो छू रहे हो बहुत गर्म ऑब्जेक्ट है, और आप एकदम अनुक्रिया करोगे, अपने हाथ को पीछे खींच लोगे। तो इस पूरे मार्ग को, ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इस पूरे मार्ग को प्रतिवर्ती चाप के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा पाथ होता है, ये जो पूरा मार्ग होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं, उस मार्ग को प्रतिवर्ती चाप के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, परिवर्ती क्रिया जब हम करते हैं ना, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है, यानी इस पूरे पथ को, ये जो पूरा पथ आप देख रहे हो कि उद्दीपन, फिर ग्राही अंग, फिर मेरु रज्जु, उसके बाद पेशी ने हाथ पीछे कर लिया, तो इस पूरे रास्ते को, इस पूरे मार्ग को प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है, उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस पेज पे 2 ही टॉपिक थे, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तो कोई भी ऐसा एक्शन जो बहुत तेजी से हो, अचानक हो, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु को हम छूते हैं तो हमारा हाथ पीछे हो जाता है। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो विद्युत आवेग जिस पथ पर ट्रेवल करता है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर ट्रेवल करता है, उस पथ को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे उद्दीपन, कोई गर्म चीज है, हमारे त्वचा ने उसको रिसीव किया, वो विद्युत संकेत भेजेगा मेरु रज्जु को, मेरु रज्जु इंफॉर्मेशन देगा पेशी को, और हम हाथ पीछे कर लेंगे। तो इस पूरे मार्ग को प्रतिवर्ती चाप के नाम से
जाना जाता है। ना अगला पेज लेके आता हूं, मानव तंत्रिका तंत्र। अब तक तो हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे, जो कि मनुष्य में भी पाया जाता है, जंतुओं में भी पाया जाता है, बट अब हम स्पेशली फोकस करेंगे मनुष्यों पर, केवल हम मनुष्य के टॉपिक लेके आएंगे। तो सबसे पहला आता है मानव तंत्रिका तंत्र। अब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, याद रखोगे। मानव तंत्रिका तंत्र के बच्चों दो भाग होता है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। दोबारा बता दूं, मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है तो याद रखो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधीय तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी में पाया जाता है, एक पाया जाता है CNS, एक होता है PNS। बट अच्छी बात यह है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना, बट एक अच्छे बच्चे को पता होना चाहिए कि दो प्रकार के नर्वस सिस्टम, दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, एक को बोलते हैं CNS, एक को बोलते हैं PNS। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो CNS है, उसके दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु तो आपने पढ़ लिया। मेरुरज्जु क्या करता है, हमारी प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, ये तो आप पढ़ चुके हो। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, पढ़ लिया आपने। अब बचा कौन, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारे सिलेबस में है नहीं, बस नाम बता देता हूं, आपका मन हो तो लिख लेना, है ना। जो PNS होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कपाल तंत्रिका, एक होता है मेरु तंत्रिका। जो कपाल तंत्रिका होता है वो मस्तिष्क से निकलती है, और जो मेरु तंत्रिका होती है वो मेरुरज्जु से निकलती है। यानी मस्तिष्क से जुड़े हुए तंत्रिका को कपाल तंत्रिका कहते हैं, और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका को मेरु तंत्रिका कहते हैं। तो दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग होते हैं, कपाल तंत्रिका, मेरुरज्जु। जो मस्तिष्क से जुड़ा होगा उसे कपाल तंत्रिका बोलेंगे, जो मेरुरज्जु से जुड़ा होगा उसको मेरु तंत्रिका बोलेंगे। बट इसके बारे में हम जानकारी अभी नहीं है हमारे सिलेबस में, हम इस पे आते हैं। मेरुरज्जु क्या करता है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो अचानक हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। अब बात करेंगे मस्तिष्क। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम अपने ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, ब्रेन के बारे में जानने से पहले थोड़ी जानकारी आप समझ लो। ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। आपको क्या लगता है कितना % हम लोग ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप कमेंट करो, मैं आपको वेट कर रहा हूं 5 सेकेंड। आपको कितना %, फिर मैं आंसर भी दूंगा वीडियो में, आप कमेंट करके बताओ कितना % हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप अपना आंसर दो। आपको जो लगे 10%, 20%, 50%, 100%, जो लगे आप कमेंट करके दो, ठीक है। मैं 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ, हो गए लगभग 5 सेकंड। आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं मानता हूँ। मैं बताता हूँ हम ब्रेन का कितना इस्तेमाल करते हैं। हम अपने ब्रेन का, पता आपको, मुश्किल से 1 से 2% इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम सही सुन रहे हैं आप। हम पूरे ब्रेन का मुश्किल से 1 से 2% इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बहुत मुश्किल से 1 से 2% इस्तेमाल करते हैं, बाकी हिस्से का इस्तेमाल होता ही नहीं है। ये बेसिक जानकारी है, बच्चे को पता होना चाहिए। बाकी हमारे सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए बता दिया कि पूरे ब्रेन का मुश्किल से 1 से 2% हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ना मानव मस्तिष्क की बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, जिसका हम डायग्राम भी पढ़ेंगे। देखो मैं आपके लिए डायग्राम, एक सुंदर सा, बहुत सुंदर सा डायग्राम भी लेके आऊँ आपके लिए। ये रहा, ये डायग्राम की प्रैक्टिस हम सबको करनी है, जरूर कर लेना इस डायग्राम की प्रैक्टिस। लेबलिंग याद कर लेना, मैंने बना रखा आपके लिए। तो पहले मानव मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क के ना 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। सबको पता है कि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन इंपॉर्टेंट नहीं होता, मस्तिष्क इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो सरकार बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनने के लिए नहीं बोलती ना। कोई भी हम रोड वगैरह देखते हो, कंस्ट्रक्शन पे इंजीनियर काम करते हैं तो हेलमेट पहन के काम करते हैं। तो क्योंकि मस्तिष्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन है। ब्रेन ही आपको पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो मानव मस्तिष्क के बच्चों 3 भाग होते हैं, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। याद करोगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिडन ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। आपके भी, मेरे भी, जितने भी मनुष्य हैं सभी के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। जो फोर ब्रेन हमारा होता है, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क है।
हमारे जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, फोर ब्रेन होता है ना, सबसे ज़्यादा जटिल होता है और सबसे विशिष्ट भाग यही होता है। यही वो ब्रेन का पार्ट है जिसकी वजह से हम कोई चीज़ याद कर पाते हैं, कैलकुलेशन कर पाते हैं, रीजनिंग लगा पाते हैं, लॉजिक लगा पाते हैं, अपने बारे में सोच पाते हैं, सोचना, समझना, ज्ञान अर्जित करना, सारा खेल अग्र मस्तिष्क का है। जी हाँ, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क इनमें से कुछ नहीं करता जो आप सोच रहे हो। सारा याद करना, स्मरण करना, लर्निंग करना, कैलकुलेशन करना, लॉजिकल रीजनिंग लगाना, सोचना, समझना, सारा काम अग्र मस्तिष्क का है। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, यानी अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क भी पाया जाता है। क्या करता है अग्र मस्तिष्क? तो ये मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। आ गया ना, सोचने वाला भाग। आप जो सोचते हो, समझते हो, ये सारा अग्र मस्तिष्क करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, आपकी वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे आपका अभी ऐच्छिक क्रिया है पढ़ने का, आप पढ़ना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये आपकी ऐच्छिक क्रिया है, तो उसको कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। आपकी ऐच्छिक क्रियाओं को, आपको घूमने का मन, आप घूमने निकल जाओगे, तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी अग्र मस्तिष्क ही करता है। ठीक है, ये पेज खत्म हो गया, जल्दी रिवाइज कर लूं। मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस के दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। पीएनएस के भी दो भाग होते हैं, कपाल तंत्रिका, मेरुरज्जु। ये इससे कनेक्ट होता है, ये इससे कनेक्ट होता है। मानव मस्तिष्क की बात करें तो मानव मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो इसमें प्रमस्तिष्क पाया जाता है। और क्या कार्य होता है इसका? तो ये सोचने वाला भाग है, ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो आप अपनी इच्छा से करते हो उन सबको कंट्रोल करता है। उसके बाद अग्र मस्तिष्क और क्या करता है सर जी? तो अग्र मस्तिष्क सूचनाओं को याद रखना, कोई चीज लर्निंग करना, याद रखना, यह भी अग्र मस्तिष्क का काम है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना, पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और फिर उसका एक कैलकुलेशन करना भी अग्र मस्तिष्क का काम है। भूख से संबंधित कैसे पता लगता है कि आपको भूख लग गया? यह भी अग्र मस्तिष्क की वजह से पता लगता है कि आपको भूख लग गया। तो ये सारा काम अग्र मस्तिष्क रहा है। सोचने की बात करो, समायोजन की बात करो, लॉजिकल रीजनिंग की बात करो, याद रखने की बात करो, कोई सूचना इकट्ठा करने की बात करो, भूख लगने की बात करो, ये सारा खेल अग्र मस्तिष्क का है। उसके बाद आते हैं मध्य मस्तिष्क। अब सर जी मध्य मस्तिष्क क्या करता है? ये भी तो कुछ करता होगा। जी हाँ, मध्य मस्तिष्क हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। याद रखोगे, हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे पलके झपकाना। एक बात बताओ, पलके जब झपकाते हो सोच के झपकाते हो क्या कि पलके झपकाना? नहीं, कोई नहीं सोचता ना। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार का नियंत्रण करता है। आपकी आंखों की जो पुतली है, आंखों में पुतली पाई जाती है, पढ़ेंगे चैप्टर आगे हम, पुतली पाई जाती है। ये पुतली का साइज बढ़ता और घटता रहता है लाइट के हिसाब से, हम पढ़ेंगे आगे। तो पुतली के आकार को भी नियंत्रित करता है मध्य मस्तिष्क। इसके अलावा सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया, जो हम अचानक सिर और गर्दन की प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं ना, जैसे मान लो एक बॉल आ रहा है, आपकी बहुत तेजी से बॉल आपकी तरफ आ रहा है, तो आप एकदम से गर्दन पीछे कर लोगे, अपना मुंह बचाओगे सबसे पहले, तो ये भी मध्य मस्तिष्क करता है। तो मध्य मस्तिष्क के क्या काम है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, आपके पुतली के आकार का नियंत्रण करता है, और सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उनको भी कंट्रोल करता है मध्य मस्तिष्क। अब बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क, जो हमारा हिंड ब्रेन है। जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है उसके भी तीन भाग होते हैं। याद कर लोगे, पश्चिम मस्तिष्क यानी हमारा जो हिंड ब्रेन है सबसे लास्ट वाला, उसके भी बच्चों तीन भाग होते हैं। एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है मेडुला और एक होता है पोन्स। अनुमस्तिष्क, मेडुला, पोन्स, पहले नाम याद करो, अनुमस्तिष्क, मेडुला, पोन्स, ये तीन पार्ट होते हैं पश्चिम मस्तिष्क के। अब अनुमस्तिष्क क्या करता है आपको अलग अलग पूछेगा। देखो अनुमस्तिष्क का मैं कार्य बताता हूं, ये हाइलाइटर है, इसको उठाना ये अनुमस्तिष्क की वजह से पॉसिबल हुआ। आप कहोगे तो बड़ा सिंपल है। सर जी सिंपल नहीं है, आप आराम से उठा पा रहे हो। आप उनसे पूछो ना जिनके हाथ नहीं है या जिनके पैरालिसिस है हाथ में, वो कैसे उठाएंगे इनको? हाँ, इसको उठाने के लिए देखो उंगली का कैसा कोऑर्डिनेशन करना पड़ा, उंगली को देखो कैसे कोऑर्डिनेट करना पड़ा इसको उठाने के लिए, ये अनुमस्तिष्क की वजह से पॉसिबल होता है। हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। अगर मैं बैठ को पढ़ा रहा हूं और बैठ के आप पढ़ रहे हो तो ये अनुमस्तिष्क की वजह से, साइकिल चला पा रहे हो अनुमस्तिष्क की वजह से, बाइक चला पा रहे हो अनुमस्तिष्क की वजह से, बॉडी को बैलेंस करने का काम चल पा रहे हो अनुमस्तिष्क की वजह से। अनुमस्तिष्क क्या करता है? तो शरीर की संस्थिति या संतुलन बनाना, बैलेंस बनाता है बॉडी को। ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उदाहरण, पैन उठाना, यहां पैर की जगह पैन लिख लेना ज्यादा अच्छा लगेगा।
पेन उठाना, कोई पेन है, ये देखो पेन पड़ा हुआ है, अब पेन को उठाना कोई सिंपल एक्टिविटी नहीं है, हम तो रोज करते हैं, हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जिनको पैरालिसिस है उन बेचारों से पूछो पेन कैसे उठाते हैं। पेन को उठाने के लिए देखो उंगली का कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, उंगली को कोऑर्डिनेशन करके इसको उठाना पड़ा। तो पेन उठाना, इसको उंगलियों को बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए अनुमस्तिष्क का काम है। अगला मेडुला, मेडुला क्या करता है, तो ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आप अपनी मर्जी से हाई और लो नहीं कर सकते ना, वो अपने आप हाई और लो हो जाता है। वमन आदि, वमन क्या होता है, उल्टी आना, उल्टी आना आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी मेडुला की वजह से होता है। पॉन्स क्या करता है, पॉन्स हमारी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करता है। आप सो रहे हो तब भी आपकी सांसें चल रही है, पॉन्स की वजह से। आप बेहोश हो गए तब भी आपकी सांसें चल रही है, पॉन्स की वजह से। मान लो कोई व्यक्ति कोमा में है और तब भी उसकी सांसें चल रही है, पॉन्स की वजह से। यानी पूरा बॉडी काम नहीं कर रहा, कोमा में है, पूरी बॉडी खत्म हो चुकी है, काम कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसकी सांसें चल रही है, पॉन्स की वजह से। ये श्वसन को नियंत्रित करता है। तो पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का काम है बॉडी को बैलेंस करना। मेडुला, मेडुला का काम है आपके अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप, वमन आदि को कंट्रोल करना। पॉन्स का काम है श्वसन को नियंत्रित करना। इस डायग्राम की प्रैक्टिस आप सबको करनी है। ये डायग्राम जरूर प्रैक्टिस कर लेना, मेरे कहने पर जरूर बना लेना, 1-2 बार बना लेना, और लेबलिंग बहुत अच्छे से करके आना। लेबलिंग में आपको याद करा देता हूं, आपको जल्दी याद हो जाएगा। सबसे पहले याद रखना प्रमस्तिष्क, ये सबसे ऊपरी वाला भाग, इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। प्रमस्तिष्क को कवर करता है हमारा कपाल, खोपड़ी, जो हम आगे बताएंगे। ये आपको कवर करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क, बिल्कुल बीचों बीच, देखिए बीच में, बिल्कुल बीच में आता है आपका मध्य मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये वाला पार्ट, इसको मेरुरज्जु कहते हैं। बिल्कुल ऐसे चलना, ऐसे इस प्रकार चलोगे ना तो याद हो जाएगा। पहले प्रमस्तिष्क, उसके बाद ये कपाल, उसके बाद ये मध्य मस्तिष्क, उसके बाद ये मेरुरज्जु। अब उसके बाद ये देखिए, ये आता है हिंड ब्रेन, ये है हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, याद कीजिए। एक आपका अनुमस्तिष्क हो गया, एक आपका मेडुला हो गया, एक आपका पोन्स हो गया। एक आपका अनुमस्तिष्क, एक आपका मेडुला, एक आपका पोन्स। तो ये जो है ना पश्च मस्तिष्क के भाग है। तो 5वां हो गया ये पश्च मस्तिष्क। थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, पीयूष ग्रंथि, इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक चीज और पाया जाता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। ये 6 ही बात तो याद करना है। ये क्या है, प्रमस्तिष्क, ये क्या है, कपाल, ये क्या है, मध्य मस्तिष्क, ये क्या है, मेरुरज्जु, ये पूरा क्या है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। फंक्शन आप पढ़ ही चुके हो। यहाँ पे पाई जाती है पीयूष ग्रंथि और यहाँ पर पाई जाती है आपका हाइपोथैलेमस। तो ये आप जरूर कर लेना, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना और लेबलिंग जरूर कर लेना। इस पेज को यहीं पे खत्म करते हैं, जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया अग्र मस्तिष्क क्या करता है। तो अग्र मस्तिष्क पिछले वाले पेज पे भी था, 2 फंक्शन यहाँ पे थे। सोचने, अग्र मस्तिष्क हमारा क्या करता है, एक तो सोचने का काम करता है और अच्छी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके अलावा सूचनाओं को याद करना, समायोजन करना पूरी बॉडी को, भूख लगना वगैरह। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को बढ़ाता कराता है, सिर गर्दन की प्रतिवृत्ति क्रिया को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क बॉडी को बैलेंस करता है, जैसे पेन उठाना। मेडुला रक्तचाप, वमन, इन सबको कंट्रोल करता है। पोन्स क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन पर नियंत्रण, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और डायग्राम की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, ये बार बार बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। नाउ अब इन दोनों की रक्षा कौन करता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। तो इनकी प्रोटेक्शन कौन करता है, हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है। तो पहले मस्तिष्क की सुरक्षा, ये पिछली बार भी पेपर में आया था। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में उपस्थित होता है, याद रखना, मस्तिष्क हमारे एक हड्डियों के बॉक्स में उपस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है, यानी वो अधिक से अधिक चोट को सहन कर सकता है। हमारा मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में होता है, याद रखोगे, हमारा मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में होता है। उस हड्डियों के बॉक्स को कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कपाल, याद रखोगे, कपाल। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी था। हमारा जो मस्तिष्क है ना बच्चों, ये हमारा जो मस्तिष्क है, ये एक बॉक्स में होता है, इसको बोलते हैं हड्डियों का बॉक्स, इसे बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं इसको, कपाल, याद रखोगे। इंग्लिश में क्रेनियम, क्या बोलते हैं, क्रेनियम। और ये इतना मजबूत होता है कि अधिक से अधिक चोट सहने का प्रयास करता है। इसके अंदर होता है हमारा ब्रेन, इस कपाल के अंदर होता है हमारा ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है, कपाल के अंदर हमारा ब्रेन है, तरल पूरक होता है। ये बॉक्स के अंदर
तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात मतलब चोट, अवशोषक यानी वो एब्सॉर्ब कर लेता है, वो अधिक से अधिक प्रघात को, शॉक को, चोट को अब्सॉर्ब कर सकता है। ये हमारे मस्तिष्क को बचाता है। कपाल, हड्डियों का बॉक्स। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कर रहा था, मेरुरज्जु को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। याद रखोगे, मेरुरज्जु की रक्षा करता है, मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है कशेरुकी या फिर रीढ़ की हड्डी। ये हमारी मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है। कौन करता है मेरुरज्जु की सुरक्षा? कशेरुकी दंड, या तो कशेरु दंड याद रखो या रीढ़ की हड्डी याद रखो। याद रखोगे, रीढ़ की हड्डी तो सिंपल है, याद हो जाएगा। मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है रीढ़ की हड्डी, या फिर आप क्या बोलोगे? कशेरु दंड। ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हो। नाउ अब टॉपिक बदल जाएंगे, अब डिफरेंट टॉपिक आ रहे हैं। अब टॉपिक आ रहा है कि विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या होती है। ये जो टॉपिक है विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, बिलीव मानो बच्चों, बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है, हालांकि हमारे बुक में दिया हुआ है। तंत्रिका तंत्र या विद्युत संकेत की सीमाएं क्या होती है? जो आप तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हो कि इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। जैसे अगर हम बात करें, देखिए तंत्रिका तंत्र जो इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड और बाद में ब्रेन तक भेजता है, ये जो हम तब से पढ़ रहे हैं ना, इसकी कुछ कमियां होती है। हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की ना 3 कमी साइंटिस्टों ने खोजी। वो 3 कमी कौन कौन सी है हमारे बुक में दिया हुआ है, और बहुत रेयर मैंने देखा किसी बच्चे को इसका आंसर पता होता है कि तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या है, कमियां क्या है। देखिए पहले मैं आपको रफली समझा देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो तंत्रिका तंत्र है ना, उसकी पहली कमी यह है कि ये ना सभी कोशिकाओं से नहीं कनेक्ट है। हमारा तंत्रिका तंत्र सभी कोशिकाओं से कनेक्ट नहीं है। तो आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी का लीवर डैमेज हो गया है ना, तो क्या लीवर रातों रात डैमेज हो गया, एक दिन में डैमेज हो गया? क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, लीवर तो धीरे धीरे डैमेज हुआ होगा। तो जब डैमेज होना शुरू हुआ होगा तब हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चला कि लीवर डैमेज हो रहा है, क्योंकि लीवर के भी सारे सेल जो है वो हमारे न्यूरॉन से, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट नहीं है। जब उसमें बहुत ज़्यादा खराबी आ जाती है तब पता लगता है कि लीवर में खराबी आ रही है। तो ये समझाना चाहता हूं कि सभी कोशिकाएं जो है वो हमारे तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ी हुई है। हमें बहुत बाद पता लगता है, जब बहुत नुकसान हो चुका था हमारी बॉडी को, तब पता लगता है कि अच्छा ये नुकसान हो गया। तो पहली सीमा यही है कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ना, वो सभी कोशिकाओं से नहीं जुड़ा हुआ। पहली तो कमी ये हो गई। दूसरी कमी ये है कि आपको याद होगा तंत्रिका तंत्र जो है ना विद्युत आवेग पैदा करता है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, विद्युत आवेग पैदा करता है। जो न्यूरॉन होते हैं ना विद्युत आवेग पैदा करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक इंपल्स बोलते हैं। ये विद्युत आवेग पैदा करता है। तो ये लगातार विद्युत आवेग नहीं पैदा कर सकता। इसमें कमी ये थी कि एक विद्युत आवेग पैदा करने के बाद थोड़ा सा गैप चाहिए, फिर दूसरा इलेक्ट्रिक इंपल्स, फिर उसके बाद कुछ गैप और, यानी लगातार विद्युत आवेग पैदा नहीं हो सकता हमारे ब्रेन में। एक इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के बाद आपको थोड़ा टाइम चाहिए दूसरे इलेक्ट्रिक इंपल्स को पैदा करने के लिए। इसका एक सिंपल पढ़ाई में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि लगातार मत पढ़ो, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद 5-5 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि आपका विद्युत आवेग लगातार काम नहीं करेगा। आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक लिया करो, कुछ खा लिया करो, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है कि विद्युत आवेग लगातार पैदा नहीं हो सकता, उसको रेस्ट चाहिए। और तीसरी कमी ये देखा गया साइंटिस्टों ने कि पौधों के पास तो तंत्रिका तंत्र है ही नहीं। पौधों के पास तो इन्फॉर्मेशन जाती ही नहीं तंत्रिका तंत्र से। पौधों की तो आप टहनी तोड़ दो, उसे तो पता ही नहीं चलता, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा कोई। आप उसके आम तोड़ दो, उसके आप फल, उसके आप फूल तोड़ देते हो, पत्ते तोड़ देते हो, उसे पता कहाँ चलता है, वो रिस्पॉन्स ही कहाँ करता है। तो पौधों में तो तंत्रिका तंत्र पाया नहीं जाता। तो तंत्रिका तंत्र की 3 कमियां होती हैं। पहली है सभी कोशिकाओं से कनेक्ट नहीं होता, दूसरा है लगातार विद्युत आवेग पैदा नहीं कर सकता, और पौधों में तंत्रिका तंत्र पाया भी नहीं जाता। तो अगर आपके एग्जाम में आता है भाई तंत्रिका तंत्र, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं बताओ, कमियां बताओ, तो पहली कमी है विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। यानी विद्युत संकेत या विद्युत आवेग केवल उसी कोशिका तक पहुंचेगा जिससे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। जो कोशिका तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ है वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है। तो सिंपल वर्ड में ये सभी कोशिकाओं से कनेक्ट नहीं होता हमारा तंत्रिका तंत्र। दूसरा, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद, जब एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न हो जाता है उसके बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। आ गया ना? एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद
कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। यानी एक बार अगर इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा हो गया तो दूसरी बार इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा होगा कुछ समय बाद। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। मतलब लगातार इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट नहीं कर सकता हमारा ब्रेन। यही मैंने आपको बताया था कि विद्युत आवेग लगातार उत्पन्न नहीं होता। और तीसरी कमी, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र पाया भी नहीं जाता, होता ही नहीं है। तो ये 3 तंत्रिका तंत्र की कमियां हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है ना तंत्रिका तंत्र की कमियां बताओ, सीमाएं बताओ, तो पहली कमी, तंत्रिका तंत्र सभी कोशिकाओं से नहीं जुड़ा हुआ, विद्युत आवेग उत्पन्न होने के बाद समय लगता है और पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। ये 3 कमी आप यहां से याद कर सकते हो। तो सर इसका इलाज क्या है? तो नेचर ने इसके लिए इलाज ढूंढा, रासायनिक संचरण। एक होता है रासायनिक संचरण जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम हार्मोन बोलते हैं। आपने वर्ड सुना होगा टीचर के मुंह से, हार्मोन। रासायनिक संचरण, तो ये तंत्रिका तंत्र की कमियों को दूर करने के लिए नेचर ने, हमारी बॉडी ने एक नई चीज डेवलप करी जिसको रासायनिक संचरण के नाम से जानते हैं। तो रासायनिक संचरण अगर आपसे पेपर में आता है तो आपको यह बताना है कि विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए, यानी तंत्रिका तंत्र की कमियों को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। हमारी बॉडी ने, एनिमल की बॉडी ने जो विद्युत आवेग था उसकी सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग करना शुरू करा। यानी हमारी बॉडी ने हार्मोन बनाए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसे रासायनिक संचरण कहते हैं। तो इस तंत्रिका तंत्र की कमियों को दूर करने के लिए हमारी बॉडी एक नई चीज बनाई जिसको हम बोलते हैं रासायनिक संचरण। ठीक है, अब आता है पौधों में गति। पहले पौधों की बात कर लेते हैं, फिर हम एनिमल की बात उसके बाद शुरू करेंगे। पौधों में गति, पौधों में 2 प्रकार की गति होती है। एक होती है वृद्धि पर निर्भर ना होना, एक होता है वृद्धि पर निर्भर होना। यानी पौधों में 2 प्रकार की गति होती है, एक होती है वृद्धि पर निर्भर ना होना, एक होता है वृद्धि पर निर्भर होना। आप डायरेक्ट आप याद कर लोगे तो कोई फायदा नहीं। समझो, आपने छुई मुई का पौधा देखा है, उसको टच करते हुए रिस्पॉन्स करता है। छुई मुई का पौधा आप टच करो रिस्पॉन्स करेगा, वो सिकुड़ जाएगा, तो उसे बोलते हैं वृद्धि पर निर्भर ना होना। आप आम का पौधा ले आओ, आम के पौधे की टहनी काट दो, उसे पता भी नहीं चलता, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसे बोलते हैं वृद्धि पर निर्भर होना। सिंपल वर्ड में आपको ऐसे याद रहेगा, और कोई तरीका नहीं याद करने का। सिंपल तरीका क्या है याद करने का? आप ऐसे याद रखो, छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधे को आप टच करो, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में, उसे टच करो वो सिकुड़ जाएगा, आप सबने देखा होगा। उसे बोलता है वृद्धि पर ना होना, मतलब वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है। जो वृद्धि पर निर्भर ना होता है ना, वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, तत्काल अनुक्रिया करता है, तुरंत आपको रिस्पॉन्स करके देगा। दूसरा वृद्धि पर निर्भर वाली गति होती है पौधों में। जो वृद्धि पर निर्भर वाली गति होती है ना, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आप आम की टहनी काट दो, उसे महीनों तक पता ही नहीं चलता उसकी आम की टहनी कट गई है, बाद में उसे पता चलता है, तब वहाँ पे अपना फल नहीं देगा, वो ग्रीन जो प्लांट है वो वहाँ पे फूड नहीं भेजेगा। तो प्लांट में 2 प्रकार की मूवमेंट होती है, गति होती है। एक होती है वृद्धि पर निर्भर ना होना और एक होती है वृद्धि पर निर्भर होना। इसमें छुई हुई का एग्जांपल याद रखो जो तुरंत रिस्पॉन्स करता है, इसमें आम का पौधा याद रखो जो रिस्पॉन्स नहीं करता, जो हम अगले पेज पर पढ़ने वाले हैं। पहले एक बार इस पेज को रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है, तो मस्तिष्क की रक्षा हड्डियों का बॉक्स कहते हैं करता है, जिसको हम कपाल कहते हैं। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क सुरक्षित होता है और यह प्रघात को, चोट को सहन कर सकता है। मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है, तो मेरु रज्जु की सुरक्षा कसूर की दंड करता है या रीढ़ की हड्डी, आप कुछ भी लिख सकते हो पेपर में। हमारे विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की कमियां क्या है, तो 3 कमी है। पहली कमी है कि ये केवल उन कोशिकाओं तक सूचना पहुंचाता है जो इससे जुड़ी हुई है, जो कोशिका इससे नहीं जुड़ी वहां तक सूचना नहीं पहुंचाता है। दूसरा, कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता, एक बार आवेग उत्पन्न करने के बाद उसे कुछ समय चाहिए, और पौधों में तो तंत्रिका तंत्र पाया भी नहीं जाता। तो तंत्रिका तंत्र की कमियों को दूर कैसे किया हमारी बॉडी ने तंत्रिका तंत्र की कमियों को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण बनाया। इसमें विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ, जो हम आगे पढ़ने वाले हार्मोन, ये इसी टॉपिक के अंदर आएंगे। रासायनिक संचरण, ये विद्युत संकेत की कमियों को दूर करने के लिए हमारे नेचर ने, हमारी बॉडी ने डेवलप किया रासायनिक संचरण, जिसको हम हार्मोन कहते हैं। पौधों में 2 प्रकार की गति होती है, एक होती है जो वृद्धि पर निर्भर नहीं होते हैं, एक होती है जो वृद्धि पर निर्भर होते हैं। जो वृद्धि पर निर्भर नहीं होंगे वो तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, और जो वृद्धि पर होंगे वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। मैं अगले पेज पर आपको लेके आता हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। देखिए, पहला टॉपिक है वृद्धि पर निर्भर ना होना। ये आ गया टॉपिक, वृद्धि पर निर्भर ना होना आ गया ना। अब आप देख सकते हो लिखा हुआ वृद्धि पर निर्भर ना होना, तो जो पौधे वृद्धि पर निर्भर नहीं होते ना, वो उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया करते हैं। तत्काल अनुक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स। प्लांट इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा। आपको क्या लगता है कोई प्लांट इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करता? कई सारे प्लांट ऐसे हैं जो इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट प्लांट। मैं तो टच मी नॉट प्लांट का बार बार इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि बुक में टच मी नॉट प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं
आपने सुना होगा जो कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं पत्तों के ऊपर, वो तुरंत मुंह बंद कर लेता है अपना, उन्हें खा लेता है। तो वो तत्काल अनुक्रिया करते हैं, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स भी करते हैं। कुछ प्लांट इमीडिएट रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ प्लांट इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो वृद्धि पर निर्भर ना होता है। जो वृद्धि पर निर्भर नहीं होगा वो तत्काल अनुक्रिया करेगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा। तो आप ये बताइए जो टच मी नॉट प्लांट है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है? वो तत्काल अनुक्रिया कर रहा है, एकदम रिस्पॉन्स कर रहा है। क्यों भाई, रीजन क्या है? तो रीजन यहां है, विद्युत रासायनिक साधन पाए जाते हैं उनमें विद्युत रासायनिक साधन का प्रयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाते हैं। ये जो पौधे होते हैं, छुई मुई के पौधे वगैरह होते हैं, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें विद्युत रासायनिक साधन पाए जाते हैं। तो ये विद्युत रासायनिक साधन का प्रयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। अब आप कहोगे ठीक है सर जी, सूचना तो पहुंच गई भाई, चलो हमने किसी एक पौधे के एक पार्ट को, एक पत्ते को टच करा, लेकिन इससे तो सूचना ही पहुंच गई, लेकिन वो मुरझाता क्यों है ये भी तो जानना चाहोगे। तो मुरझाता है पानी की मात्रा में परिवर्तन करके, वो अपनी पानी की मात्रा को परिवर्तित करता है। अगला टॉपिक यही है, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा, आ गया ना, कोशिका अपने अंदर जो उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर देता है। वो सारा का सारा पानी नीचे गिरा देता है, रूट के पास भेज देता है तुरंत, इसलिए वो मुरझा जाता है। आप थोड़ी देर छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा छोड़ के देखो, दोबारा पानी ऊपर खींच लेगा वो। तो पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण दिया हुआ है, छूते हुए छुई मुई पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना, ये इसका एग्जाम्पल है। वृद्धि पर निर्भर ना होना, मैं दोबारा समझाता हूं, जितने भी प्लांट होते हैं जो वृद्धि पर निर्भर नहीं होते हैं वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, वो तत्काल अनुक्रिया करते हैं, तुरंत रिएक्शन देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा क्यों भाई वो ये प्लांट तुरंत रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हैं? बाकी प्लांट तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तुरंत। आप फूल तोड़ने जाते हो, प्लांट तो नहीं कहता है भैया आप फूल क्यों ले जा रहे हो, मेरे फूल वापस दो। कभी सुना है प्लांट ऐसा बोलता हो? नहीं बोलता ना, वो अनुक्रिया नहीं करता, उसे पता ही नहीं चलता बेचारे का फूल आप ले जा रहे हो, फल ले जा रहे हो, उसकी टहनी काट के ले जा रहे हो, तोड़ के ले जा रहे हो, उसे पता भी नहीं चलता। जबकि कुछ प्लांट तत्काल अनुक्रिया करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे आपको। तो पूछेंगे तत्काल अनुक्रिया तुरंत रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हैं? तो रीजन ये है, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का प्रयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। तो आपने एक ही, भले आप एक पत्ते को टच करो, छुई मुई के एक पत्ते को टच करो, लेकिन ये सूचना सारी कोशिकाओं में पहुंच जाएगी। चलो सूचना पहुंच गई, तो ये मुरझा क्यों गया? तो ये मुरझा गया पानी की मात्रा में परिवर्तन करके। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तन करते हैं, वो सारा का सारा पानी रूट के नीचे भेज देता है, रूट के पास भेज देता है, जाओ भाई सारा पानी जाओ। तो सारा पानी जब रूट पे एकदम चला जाता है तो सारे पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर थोड़ी देर छोड़ दो, फिर वापस वो पानी ऊपर खींच लेगा। इस तरह से पानी की मात्रा में परिवर्तित करके गति उत्पन्न करते हैं, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण, छुई मुई पौधे को पत्तियों का सिकुड़ना। नाउ अब हम बात करते हैं वृद्धि के कारण गति। ऐसे पौधे जो वृद्धि के कारण गति करते हैं, जो पौधे वृद्धि के कारण गति करते हैं ना, उनको दिशिक या अनुवर्तन गतियां कहते हैं। जो पौधे वृद्धि के कारण गति करते हैं उनको दिशिक या अनुवर्तन गतियां कहते हैं। उद्दीपन के कारण होती है ये। उद्दीपन क्या है? जैसे कि लाइट, भूल गए, पहला टॉपिक भूल गए ना आप। लाइट, सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा प्लांट ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लांट जो है, पौधे जो है वो जल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उद्दीपन के कारण गति होती है इसमें, और ये बहुत धीरे धीरे होती है। तो जो वृद्धि के कारण गति होता है उन्हें दिशिक गतियां बोलते हैं। देखो कितने नाम है, वृद्धि के कारण गति, दिशिक गति, अनुवर्तन गति, और ये सब किसी ना किसी उद्दीपन के कारण होते हैं। और इसके 4 पार्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे, ये वाले पढ़ता ना, बाद में पढ़ समझना। पहले इस बात को समझो, इसको बाद में समझेंगे, ठीक है? पहले आप ये समझो, प्रकाश अनुवर्तन। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, ऐसा आपको पहले नहीं पड़ेगा। देखो प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, पहले डायग्राम से समझो। ये प्लांट है, ठीक है, इसके एक तरफ डार्क है, अंधेरा है, और इसके एक तरफ रोज सनलाइट आती है। तो कुछ महीनों बाद आप देखोगे प्लांट इधर मुड़ रहा है, प्लांट इस साइड मुड़ गया, प्लांट का झुकाव सनलाइट की तरफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति, ठीक है। दूसरा, ये प्लांट है सॉरी बच्चों, आप कितना भी कोशिश कर लो, प्लांट का जो रूट है ना, रूट वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, रूट ऊपर नहीं भाग सकता, वो नीचे ही जाएगा। तो इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। रूट जो है ना, जड़, वो हमेशा गुरुत्व के कारण नीचे जाएगा, इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ये वाला टॉपिक। फिर आता है रसायनुवर्तन। रसायनुवर्तन में समझाता हूँ, ये तीसरा। एक प्लांट में क्या होता है, एक पॉलन ग्रेन होता है जिसको पराग नली बोलते हैं, पराग नली। अभी हम पढ़ेंगे 8 चैप्टर में इसके बारे में। पराग नली जो होता है वो नर भाग होता है प्लांट का, मतलब फूल के अंदर पाया जाता है पराग नली। और एक होता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है।
अंडाशय फीमेल पार्ट होता है, मादा वाला भाग होता है। तो पराग नली और अंडाशय एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पराग नली और अंडाशय एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसे बोलते हैं रसायनुवर्तन। एक होता है जलानुवर्तन। आप ऐसे समझ लो, ये प्लांट है और इसके नीचे का पानी लगभग खत्म हो चुका है। अब जल यहाँ पर है और यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। तो कुछ महीनों बाद देखोगे इसका रूट इधर आते हुए दिखाई देगा आपको, अपने आप इधर मुड़ जाएगा। इसको जलानुवर्तन कहते हैं। तो जब प्लांट प्रकाश की तरफ गति करता है तो प्रकाशानुवर्तन, जब प्लांट गुरुत्व की तरफ गति करता है तो गुरुत्वानुवर्तन, जब प्लांट जल की तरफ गति करता है तो जलानुवर्तन, और जब परागनली अंडाशय की तरफ गति करता है तो रसायनुवर्तन। तो ये 4 प्रकार की अनुवर्तन गतियां होती है। इनको अनुवर्तन गतियां कहते हैं, दिशिक गतियां भी बोलते हैं, अनुवर्तन गतियां भी कहते हैं, वृद्धि के कारण गति भी कहते हैं। 3 नाम है। पेपर में बच्चे कंफ्यूज इसलिए तो होते हैं, वो एक चीज पढ़ के चले जाते हैं, नाम बदल के आ जाता है, फिर बच्चा कंफ्यूज। तो मैंने नोट्स में सब कुछ दिया आपको, इसलिए दिया है ताकि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, एक रत्ती भर दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों को। बस मेरा यही सपना, और कोई उद्देश्य नहीं पढ़ाने का। मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पेपर करते हुए, बस इसलिए मैंने सारे नाम दे दिए। वृद्धि के कारण गति, दिशिक गति, अनुवर्तन गति, सब एक ही चीज है। और अनुवर्तन गति में 4 आता है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन। अब जो मैंने आपको समझाया देखो यही लिखा हुआ है। प्रकाश की तरफ गति, जब पौधे प्रकाश की तरफ गति करेंगे तो प्रकाशानुवर्तन। पृथ्वी की तरफ गति, जब पृथ्वी की तरफ यानी गुरुत्व के कारण गति करेंगे तो गुरुत्वानुवर्तन। पराग नली की अंडाशय की तरफ गति होगी तो उसे रसायनुवर्तन बोलेंगे। और पानी की तरफ जब जड़ भागेंगे तो उसको जलानुवर्तन बोलेंगे। प्रकाश की तरफ गति प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्व की तरफ गति गुरुत्वानुवर्तन, पराग नली का अंडाशय की तरफ गति रसायनुवर्तन, और जल की तरफ गति जलानुवर्तन। ठीक है। अब आपको प्रतान क्या है? सर ये भी तो समझाओ, ऊपर ये टॉपिक क्यों छोड़ा आपने? अब बताता हूँ प्रतान क्या है। देखो प्रतान क्या होता है। अभी आपने बात करी ना कि ये जो ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं प्ररोह। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, इसको बोलते हैं प्ररोह। यानी प्ररोह जो होता है वो सनलाइट की तरफ भागेगा। मानते हो ना बात? प्ररोह सनलाइट की तरफ भागेगा। तो साइंस ने ये देखा कि प्ररोह सनलाइट की तरफ भाग रहा है ना, तो उसका जड़ जो है ना उसके अपोजिट भागेगा, सीधा नीचे नहीं जाएगा, वो इसके अपोजिट जाएगा। अब ऐसा देखो, जड़ जो है नीचे जा रहा है, जितना जड़ नीचे जाएगा उतनी तेजी से ये ऊपर जाएगा, इसको प्रतान कहते हैं। और देखो चलो, इसमें क्या हुआ था, जड़ जो था ना, जड़ वो जल की तरफ जा रहा था, तो जितनी तेजी से जल की तरफ भागेगा उसका ऊपरी हिस्सा उससे अपोजिट तेजी गति से भागेगा, और ये वाला ज़्यादा तेजी से गति करेगा। ये वाला हिस्सा ज़्यादा तेजी से गति करेगा जड़ के मुकाबले, ये वाला हिस्सा ज़्यादा तेजी से गति करेगा जड़ के मुकाबले, ये वाला हिस्सा ज़्यादा तेजी से गति करेगा प्ररोह के मुकाबले। यानी जिस साइड हमारा प्लांट बढ़ता है ना उसके अपोजिट भी एक दूसरा भी जो उसका अपोजिट होता है, उसके विपरीत होता है, वो ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। अगर प्ररोह बढ़ रहा है तो जड़ भी तेजी से बढ़ेगा। अगर जड़ बढ़ रहा है, इसमें देखो, अगर जड़ बढ़ रहा है ना तो उसका जो ऊपरी भाग है वो भी तेजी से, प्ररोह ऊपरी भागेगा। अगर इसमें जड़ बढ़ रहा है तो उसका प्ररोह जो है वो बहुत तेजी से ऊपर गति करेगा। तो एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसको साइंस में प्रतान, इंग्लिश में टेंड्रिल्स के नाम से इसको जाना जाता है, टेंड्रिल्स। तो देखिए यही मैं आपको बताने का कोशिश किया गया है। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होती है, वस्तु से दूर मतलब पानी से अपोजिट, सनलाइट से अपोजिट, गुरुत्व से अपोजिट। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होती है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करती है। यानी मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, ये प्लांट है, ठीक है, ये इसका जड़ है। अब यहाँ जल है, तो सीधी सी बात है, रूट जो है जल की तरफ भागेगा ना, तो जितना तेजी से रूट भागेगा उससे ज्यादा तेजी से इसका प्ररोह ऊपर जाएगा। इसी को प्रतान कहते हैं। प्रतान ये कहता है कि इसके मुकाबले वस्तु से अपोजिट जो चीज होगी वो ज्यादा तेजी से गति करेगा। यही समझाने की कोशिश किया गया है। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होती है, वस्तु से दूर होगा, ये वस्तु है जल, जल से दूर होगा, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है। जितना तेजी से जड़ नहीं ग्रो करेगा उतना तेजी से प्ररोह गति करेगा। ये वाला हिस्सा ज्यादा तेजी से गति करेगा, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। तो प्रतान का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट ये ग्रो होते हैं। तो ये था आपका वृद्धि के कारण गति, जिसको दैशिक गति या अनुवर्तन गति कहते हैं। उद्दीपन के कारण होते हैं। उद्दीपन प्रकाश हो सकता है, गुरुत्व हो सकता है, रसायन हो सकता है, जल हो सकता है, ये सब उद्दीपन कहलाता है। इनके कारण जो गतियां होती हैं इसलिए उद्दीपन के कारण गति बोलते हैं इनको। वृद्धि के कारण गति, दिशिक गति, अनुवर्तन गति, उद्दीपन के कारण गति, सब एक ही बात है। ये सब आते हैं ना। अब आता है पादप हार्मोन। वाह वाह, क्या टॉपिक आ गया सर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये 4 पादप हार्मोन बताऊंगा, इनमें से कोई एक जरूर आता है। आप चाहो तो पिछले 20 साल का पेपर उठा के देख लो, इनमें से कोई एक जरूर आता है पादप हार्मोन, कोई एक आएगा आपके बारे में, ठीक है। अब ये पादप हार्मोन क्या होता है, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप सबने अपने घर के आसपास तुलसी का पौधा देखा है? यस और नो, जल्दी बताओ।
आप सबने अपने घर के आसपास तुलसी का पौधा देखा है ना, सबने देखा है। और आप सबने अपने घर के आसपास पीपल का पौधा भी देखा होगा। अब एक व्यक्ति तुलसी का पौधा और एक व्यक्ति पीपल का पौधा एक साथ लगाता है, आप ऑब्जर्व करोगे कि तुलसी का पौधा तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन पीपल का जो पौधा है वो उतनी देर में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये बात तो सच है, ये बात तो ऑब्जर्व है ना, कोई साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कोई साइंस की क्लास नहीं है, नॉर्मल डेली लाइफ की क्लास आप समझो। तुलसी का पौधा धीरे धीरे गति कर रहा है, पीपल का पौधा इतनी तेजी से गति कर गया, क्यों भाई? रीजन क्या है? सारा खेल हार्मोन का है। सॉरी बच्चों, मेरी तबीयत 2-3 दिन से खराब है, माफी चाहता हूं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये सारा खेल हार्मोन का है। आप अपनी क्लास में जाओ, आपके क्लास में, आप 10th क्लास के बच्चे हो, आप अपनी क्लास में इमेजिन करो सबसे छोटा बच्चा जो आपकी क्लास में सबसे छोटा है, जल्दी सोचो उसका नाम, कमेंट करके बताओ फटाफट। सबसे छोटे बच्चे का नाम कमेंट करके बताओ, और क्लास में जो सबसे लंबा बच्चा हो उसका नाम कमेंट करके बताओ जल्दी से। आपकी क्लास का सबसे छोटा बच्चा और आपकी क्लास का सबसे लंबा बच्चा, जल्दी इमेजिनेशन करो, आप अपनी क्लास को जल्दी से करो रिकैप। आपकी क्लास में सबसे छोटा बच्चा, आपके स्कूल के क्लास का सबसे छोटा बच्चा, उसका भी कमेंट बताओ, और जो सबसे बड़ा बच्चा उसका भी कमेंट करो, जल्दी करो। कर दिया कमेंट? अब आपको क्या लगता है, दोनों की एज तो लगभग सेम है, लेकिन ऐसा क्यों है? एक छोटा रह गया, एक बड़ा हो गया, क्यों? सारा खेल हार्मोन का है, सारा खेल ही हार्मोन का है। हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो पादप हार्मोन क्या होंगे? जो पादप के ग्रो को कंट्रोल करेगा। ये वे रसायन होते हैं, ये वो केमिकल होते हैं, ये वो रसायन होते हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। यानी ऐसे रसायन जो पौधों की वृद्धि को, उसके विकास को और उसकी अनुक्रिया का समन्वय करता हो, उसको कंट्रोल करता हो, उसको पादप हार्मोन कहते हैं। यानी ऐसे रसायन जो किसी की वृद्धि को, विकास को, अनुक्रिया को कंट्रोल करे, उसको हम पादप हार्मोन बोलेंगे। और पौधों में 4 हार्मोन होते हैं बच्चों, परिभाषा तो नहीं आती कभी पादप हार्मोन, बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, बट पौधों में 4 हार्मोन होते हैं। ऑक्सिन, मेरे साथ रिपीट करो, ऑक्सिन, बोलो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, बोलते रहो, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, 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 एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। चलो एक बार रिपीट करते हैं, बोलो मेरे साथ, रिपीट करना मन में मन। ऑक्सिन, 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 जिब्रेलिन, 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 साइटोकाइनिन, 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 एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। याद हो गया? ये 4 प्लांट हार्मोन होते हैं, बिल्कुल रैप की तरह याद करो। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम, यो हर्नेसिंग, याद करते हो ना, ऐसे याद कर लो। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम, 4 प्लांट हार्मोन होता है, चारों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको रफली समझा देता हूं, ये पेज खत्म हो गया, बच्चों एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो, पहला मैंने बताया वृद्धि पर निर्भर ना होना। जो पौधे वृद्धि पर निर्भर नहीं होंगे वो तत्काल अनुक्रिया करेंगे, तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, जैसे छुईमी का पौधा। ये तुरंत रिस्पॉन्स क्यों करता है? क्योंकि इन पे विद्युत रासायनिक साधन पाए जाते हैं जो सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। अब इससे होता क्या है, ये पानी की मात्रा में परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण ये सिकुड़ जाते हैं या फूल जाते हैं। वृद्धि के कारण गति है, दिशी गति होती है, अनुवर्तन गति होती है, उद्दीपक के कारण होती है। प्रकाशानुवर्तन, अगर पौधे प्रकाश की तरफ गति करे। गुरुत्वानुवर्तन, अगर पौधे गुरुत्व की तरफ गति करे। रसायनुवर्तन, जब परागनली अंडाशय की तरफ गति करता है। जलानुवर्तन, जब पौधे जल की तरफ गति करते हैं। अब प्रतान क्या होता है? तो प्रतान वह भाग होता है जो वस्तु से दूर होता है लेकिन वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है। यहां तक कर लेना, इससे आगे नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बस यहां तक याद। प्रतान की परिभाषा, ठीक है। पादप हार्मोन क्या होते हैं? तो ये वो रसायन होते हैं जो पौधे की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया को समन्वय करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पादप में 4 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिकम। मैं चारों का ना पहले आपको रफली चीज बता देता हूं। देखिए, पहला है ऑक्सिन। पहला क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, याद रखोगे, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, वृद्धि को बढ़ाता है। कौन? ऑक्सिन। दूसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन स्टेम, तना जो होता है ना, तना, स्टेम, इसको कंट्रोल करता है, स्टेम को कंट्रोल करता है। तीसरा साइटोकाइनिन, फल में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है, तो ये सब साइटोकाइनिन का काम है। और एब्सिसिक एसिड होता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ को बढ़ा रहा है, एक तने को बढ़ा रहा है, एक फल, फूल, बीज वगैरह को बढ़ा रहा है, और एक ग्रोथ को रोक रहा है। क्यों ग्रोथ को रोक रहा है? वरना आसमान नहीं छू जाएगा प्लांट, आसमान छूता चला जाएगा। फिर हम चंद्रयान क्यों भेजेंगे?
फिर हम चंद्रयान क्यों भेजेंगे? हम तो पौधे को ही ग्रो कर देंगे, चंद्रमा तक पहुंच जाएगा वहाँ। तो एब्सिसिक एसिड बढ़ने नहीं देगा उसे। एब्सिसिक, अभी हमने चंद्रयान, भारत ने कितना बड़ा काम किया, चंद्रयान 3 हमने बिल्कुल सॉफ्टली लैंड कर दिया है चंद्रमा पर, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, भारत के लिए। हमने कितना, हमारे साइंटिस्टों ने कितना अच्छा काम किया है अभी। तो अगर ऐसा होता तो प्लांट को ही ग्रो कर लेते ना, इतना दूर तक नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि एब्सिसिक एसिड उसे ग्रो नहीं करने देगा इतना, तो उसकी भी एक लिमिट बांध देता है। एब्सिसिक एसिड रोक देता है ग्रोथ को। तो ये ग्रोथ को बढ़ा रहा है, ये स्टेम को बढ़ा रहा है, ये फल फूल बीज इन सबको बढ़ा रहा है, और ये ग्रोथ को रोकता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। पत्तों का मुरझाना, टहनियों का सूख जाना, ये सब इसकी वजह से होता है, स्ट्रेस हार्मोन। तो 1 बाय 1 मैं ले आता हूँ आपके लिए पेज। 1 मिनट जरा आ जाओ भाई। चलिए आगे आपके ऑक्सिन हार्मोन आ गए। सबके एक एक मेन फंक्शन याद कर लो। ऑक्सिन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। देखो मेन फंक्शन ये है, बाकी भी कर लो बट मेन ये है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। बाकी आप सब टाइटल ग्रुप में याद कर सकते हो। शाखाओं के अग्रभाग पर पाया जाता है। अग्रभागी तो ग्रो करते हैं, ग्रो कौन करता है? अग्रभागी तो करता है। तो आप ये याद कर लोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है कौन? ऑक्सिन। ये शाखाओं के अग्रभाग पर पाया जाता है क्योंकि वही पार्ट ग्रो करता है। और ये प्रकाशनुवर्तन में सहायक है। प्रकाशनुवर्तन याद है ना, प्रकाश की तरफ जो भागा था, वो भी ऑक्सिन की वजह से होता है। जिब्रेलिन क्या करता है? तो तने में वृद्धि में, तने की वृद्धि में सहायक है। तने की वृद्धि में सहायक होता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? तो फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, फल में, बीज में, फूल में, इन सब में पाया जाता है। कोशिका विभाजन तीव्र करता है। कोशिका विभाजन होगा ना तभी फल होंगे, फूल होंगे, बीज वगैरह तभी उत्पन्न होंगे। तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन, और ये फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? तो वृद्धि को समंदन करता है, वृद्धि को रोकता है। समंदन मतलब रोकना, समंदन मतलब रोकना। आप चाहो तो ये साइंटिफिक वर्ड है संदमन, आप चाहो तो सिंपल भाषा लिख सकते हो, वृद्धि को रोकना। पत्तियों का मुरझाना, इसको तनाव हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है। ऑक्सिन कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन फल और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और एब्सिसिक एसिड बीज वृद्धि को रोकता है। पत्तियों का मुरझाना हो, चाहे तनाव हार्मोन की बात करो, ये सब एब्सिसिक एसिड करता है। नवजंतु हार्मोन। अभी आप बच्चों, आपने कमेंट किया था कि भाई आपकी क्लास का सबसे लंबा और सबसे छोटा बच्चा कौन है, कमेंट किया था ना। ऐसा क्यों है? तो ये सारा खेल हार्मोन का है। इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं कि वो छोटा है। प्लीज उसका मजाक मत उड़ाइए, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मैं। और दुनिया में किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी का रंग, रूप, धर्म, जाति, लिंग देखकर मजाक नहीं उड़ाना। अगर वाकई आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं हम सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। भगवान ने सबको कुछ स्पेशल दिया है। आपके पास कुछ अलग स्पेशल है, उसके पास कुछ अलग स्पेशल होगा। तो किसी की हाइट, रंग, रूप, कास्ट, क्रीड, रिलीजन देख के मजाक नहीं उड़ाना आपको। मैं एज ए बड़ा भाई आपको सलाह दे सकता हूँ अच्छा इंसान बनने के लिए। जंतुओं में हार्मोन, अब आगे, अभी तक पादप में हार्मोन, अब आगे जंतुओं में हार्मोन। तो ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास और वृद्धि का समन्वय करता है। ये बताया ना मैंने। अगर कोई बच्चा छोटा रह गया तो उसकी गलती नहीं है, वो हार्मोन की वजह से। कोई बहुत लंबा हो गया तो उसमें उसको ब्लेसिंग नहीं मिला अलग से, वो हार्मोन का सारा खेल है सर। आपकी बॉडी में हार्मोन का ही सारा खेल है। ये वो रसायन होते हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, उनकी विकास, उनकी वृद्धि, इन सबको कंट्रोल करता है। तो आप सिंपल याद रखो कि ऐसा केमिकल जो कि हमारे बॉडी में विकास, वृद्धि, इन सबको कंट्रोल करे, उसको बोलते हैं हार्मोन। अब हार्मोन जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? ये वे ग्रंथियां होती है जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है। कुछ ऐसी ग्रंथि होती है, देखिए मेरी बात समझिए। आपने चैप्टर पढ़ा था जैव प्रक्रम, याद होगा आपको। जैव प्रक्रम में मैंने आपको बताया था एंजाइम्स के बारे में, याद कीजिए एंजाइम। तो एंजाइम जो होता है ना, वो भी ग्रंथि ही रिलीज करता है, ग्रंथि। और हार्मोन जो होता है वो भी ग्रंथि रिलीज करता है। तो जो ग्रंथि हार्मोन रिलीज करता है ना, जो ग्रंथि हार्मोन को रिलीज करता है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद यानी अपने केमिकल रक्त में स्रावित करता है, वह अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो यानी ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद को रक्त में मिलाते हैं, याद रखोगे। ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद को रक्त में, ब्लड में मिलाती है, उनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये पेज कंप्लीट होता है, फिर अगला पेज लेके आता हूं मैं, अभी खत्म नहीं हुआ। ऑक्सिन ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, तने में वृद्धि करता है। उसके अलावा साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, बीज फल में पाए जाते हैं। एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है। पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन बोलते हैं इसको।
जंतु हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास और वृद्धि को कंट्रोल करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करते हैं, उनको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। नाउ मैं आपके लिए नेक्स्ट पे लेके आता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कौन सी ग्रंथि उसको रिलीज करती है, उसका क्या कार्य होता है। ठीक है, इनमें से कोई एक आपके पेपर में जरूर आता है। आप पिछले 20 साल का पेपर उठा लो, ये ज़्यादा हार्मोन नहीं है, केवल 7 हार्मोन है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, ज़्यादा एक एक फंक्शन याद करना है, ज़्यादा नहीं, एक एक फंक्शन याद करना है। जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि अव2 ग्रंथि रिलीज करता है। ग्रंथि का नाम है जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपाचय करता है। उपाचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम। हमारा जब आपने सुना होगा घर में थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को, थायराइड की प्रॉब्लम में क्या होता है कि शरीर फूलता चला जाता है या शरीर सिकुड़ता चला जाता है, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। अव2 ग्रंथि, इंग्लिश में इसको थायराइड ग्लैंड ही बोलते हैं। आपने थायराइड वर्ड सुना होगा बट अब अव2 नहीं सुना होगा। हिंदी में इसको अव2 ग्रंथि बोलते हैं, इंग्लिश में थायराइड बोलते हैं इसी चीज़ को। अव2 ग्रंथि एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपाचय करता है। दूसरा आता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो वृद्धि हार्मोन पीयूष नामक ग्रंथि रिलीज करता है। पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को ना मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है वृद्धि हार्मोन, और नाम ही है वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। जिसकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज होगा वो लंबा होगा, जिसकी बॉडी में कम रिलीज होगा वो छोटा रह जाएगा। एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन याद रखो, एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है वो अधिवृक्क नामक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, ग्रंथि होती है। अधिवृक्क नामक एक ग्रंथि एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को, हृदय की धड़कन को और सलाइवा को, वॉमिटिंग को, इन सब को नियंत्रण करता है। एड्रीनलिन हार्मोन जो कि अधिवृक्क रिलीज करता है, और ये कंट्रोल करता है बीपी को, हमारी बीपी को, हृदय की धड़कन को, लार को, जो सलाइवा आता है मुंह में उसको, उल्टी को, इन सबको कंट्रोल करता है एड्रीनलिन हार्मोन। उसके बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि जो है, अग्नाशय आपने पढ़ा था जय प्रक्रम वाले चैप्टर में। अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है, इंसुलिन हार्मोन, जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपने सुना हो ना, शुगर लेवल बढ़ रहा है, किसी का शुगर हो गया, डायबिटीज़ का पेशेंट हो गया, वो इसी की कमी की वजह से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। अग्नाशय एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम इंसुलिन है, और ये इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में लिंग हार्मोन पाए जाते हैं। लड़कों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में पाया जाता है एस्ट्रोजन। याद रखोगे, ये लड़कों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन जो केवल नर में पाया जाता है लड़कों में, और एस्ट्रोजन केवल मादा में पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो वृषण रिलीज करता है लड़कों में, और एस्ट्रोजन जो मादा में होता है वो अंडाशय रिलीज करता है। ये ग्रंथि का नाम है। वृषण जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, और अंडाशय जो होता है वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। लेकिन दोनों का काम एक ही है, यौवना आरंभ से संबंधित परिवर्तन। आप कहोगे यौवना आरंभ से संबंधित परिवर्तन कौन सा होता है, तो लड़कों में परिवर्तन आते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना। लड़कियों में यौवना आरंभ में परिवर्तन आते हैं, उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे हम, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। उनका जो यूट्रस होता है, गर्भाशय, वो डेवलप होने लगता है, तो वो लड़कियों में परिवर्तन आते हैं। तो इन्हें बोलते हैं लिंग हार्मोन। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में एस्ट्रोजन। लड़कों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो वृषण रिलीज करता है, और लड़कियों में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अंडाशय रिलीज करता है। लेकिन दोनों का एक काम ही है, ये लड़कों का यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन कंट्रोल करता है, और ये अंडाशय जो होता है लड़कियों में होने वाले यौवनारंभ में परिवर्तन को कंट्रोल करता है। मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो मोचक हार्मोन को रिलीज करता है, और मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ये पढ़ी थी ना पीयूष ग्रंथि, ये वाला जो वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, इसको कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। यानी जो मोचक हार्मोन है वो एक्चुअल में पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है कि कब वृद्धि हार्मोन रिलीज करना और कब वृद्धि हार्मोन रिलीज नहीं करना। तो ये जो आप देख रहे हो पूरा टेबल, ये है जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन, हार्मोन, ग्रंथियां और उनके कार्य। तो आपको तीनों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ जाता है। कभी आपसे ग्रंथि का नाम पूछ लेंगे, कभी आपसे हार्मोन का नाम पूछ लेंगे, कभी उसके कार्य पूछ लेंगे। आप पिछले 20 साल का पेपर उठा के देखो, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है। अव2 ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है,
और इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपाचय करना, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करना। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है और इसका काम होता है वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करता है और इसका काम है बीपी, ब्लड प्रेशर को वगैरह को या हृदय की धड़कन, हार्ट बीट को कंट्रोल करना। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, इसका काम है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। वृषण ये नर हार्मोन है जो कि केवल लड़कों में पाया जाता है और ये टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका काम है लड़कों में होने वाले यौवनावरण से संबंधित परिवर्तन को कंट्रोल करना। अंडाशय ये मादा में पाया जाता है और ये एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका काम है मादा के यौवनावरण से संबंधित परिवर्तन को कंट्रोल करना। मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस मोचक हार्मोन को रिलीज करता है जो कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है कि कब उसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है, वृद्धि हार्मोन कब रिलीज करना है, ये कंट्रोल करता है मोचक हार्मोन। तो ये बच्चों एनिमल का पूरा टेबल है, अपनी कॉपी में एज इट इज बना लेना, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपके बुक में यही दिया हुआ है, चाहे 20 साल का पेपर उठा लो। नाउ ये लास्ट पेज है, इसके बाद आप पेज नहीं आएगा। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आप कोई भी नमक की थैली ले आओ, टाटा नमक ले आओ, आप कोई भी नमक ले आओ, उस पर आप देखोगे लिखा होगा आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक। ये खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो अपटू ग्रंथि अभी आपने पढ़ा था, थायराइड ग्रंथि, इंग्लिश में मैं बोल भी रहा था बार बार, जो अपटू ग्रंथि होते हैं ना, थायराइड ग्रंथि, वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। आपने पढ़ा अभी, मैं ले आता हूँ दोबारा देख लो। अपटू ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, अपटू ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। और ये अपटू ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गले में पाया जाता है, हमारे नेक में पाया जाता है। सॉरी बच्चों, अपटू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब अपटू ग्रंथि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन तभी बना पाएगा जब उसको आयोडीन मिलेगा। इसलिए आयोडीन की कमी से, अगर आयोडीन नहीं खाएंगे हम, तो हमारा गला फूल जाता है, जिसे गॉइटर बीमारी कहते हैं। तो अपटू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए ना आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें आयोडीन खाना पड़ेगा किसी न किसी रूप में, तो हम नमक के साथ उसे खाते हैं। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है और जिसे गॉइटर थायराइड या गॉइटर, या आप आयोडीन नमक नहीं खाओगे तो उसको गॉइटर बोलो, इसे हिंदी में घेंगा रोग भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, आप में से अगर किसी को नहीं पता हो, इसको घेंगा रोग भी कहते हैं, घेंगा रोग। इसमें गला फूल जाता है आयोडीन की कमी के कारण, इसलिए हमें आयोडीन नमक खाते रहना चाहिए। डायबिटीज़, रिसर्च कहता है कि हर एक छठा व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है आकर। मधुमेह की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ आपने सुना होगा अपने घर में। इसमें होता क्या है? इस बीमारी में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इस बीमारी में रक्त में, ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी इस बीमारी में क्या होता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है अग्नाशय। ये देखिए अग्नाशय, मैं आपको इससे समझाता हूँ। ये रहा अग्नाशय, क्या रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन। अभी तो आप यंग हो, जवान हो, तो अभी अग्नाशय आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगा। अभी आप मीठा खाओ, कुछ भी खाओ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एज के साथ अग्नाशय जो है ना, वो इंसुलिन हार्मोन कम रिलीज करेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, आप 45 साल 50 साल के हो जाओगे ना, तो अग्नाशय क्या करता है? ये इंसुलिन हार्मोन कम बनाने लगता है। अब इंसुलिन हार्मोन कम बनेगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा, ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज होता जाएगा। जब तक अग्नाशय इंसुलिन बना रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अग्नाशय कम इंसुलिन बनाएगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाएगा। इसी को शुगर की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कारण क्या है? तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। बस यहीं तक याद कर लेना। आप चाहो तो इसको हटा देना, ये फालतू की चीज़ आ गई, इतना ही बहुत है। यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ऐसा होता है। तो जब इंसुलिन हार्मोन कम रिलीज होगा ना, तो आपको डायबिटीज़ की परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। अब उपचार क्या है? तो उपचार है सिंपल, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन आता है। इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन आता है आपको हफ्ते में 1 दिन, या हो सकता है डेली भी, डिपेंड ऑन कि आपका इंसुलिन लेवल या आपका शुगर लेवल कितना ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है तो रोज़ आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, कम है तो आप महीने में, हफ्ते में 1 दिन ले सकते हो। ये डॉक्टर कंसल्ट करते हैं। तो डायबिटीज़ समझ आ गया। डायबिटीज़ का मतलब होता है ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता है? क्योंकि अग्नाशय जो है वो इंसुलिन हार्मोन कम रिलीज़ करता है। और इलाज क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेना चाहिए। पूर्ण भरण क्रियाविधि। अब ये पूर्ण भरण क्रियाविधि क्या होती है? लास्ट टॉपिक है ये। ऐसा नहीं बच्चों कि हमारी बॉडी जब मर्जी हार्मोन रिलीज करेगा।
सही समय पर और सही मात्रा में हार्मोन रिलीज करना। दोबारा बताओ क्या बोला? सही समय पर सही मात्रा में हार्मोन रिलीज करना, ये बॉडी का काम है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने का बच्चा लेटा हुआ रात में और ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन उसमें बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया, मम्मी ने सुबह आके देखा ओ भाई साहब 6 फुट का हो गया बच्चा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बॉडी को पता है कि सही समय कब आएगा और सही मात्रा क्या है उसकी। तो सही समय पर सही मात्रा में हार्मोन रिलीज करना पुनर्भरण क्रियाविधि कहलाता है। कोई हार्मोन अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो जाए तो वो भी खतरनाक है, कोई हार्मोन आपकी बॉडी में कम रिलीज हो तो वो भी खतरनाक है, दोनों ही खतरनाक है। अगर बॉडी ज़्यादा हार्मोन बनाता है तो वो भी खतरनाक है, बॉडी कम हार्मोन बनाता है तो वो भी खतरनाक है। तो हमारी बॉडी को पता है कि सही समय कब आएगा और सही मात्रा कब रिलीज होना है, उसी को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना, यही मैंने बोला, हार्मोन अधिक हो जाए या कम हो जाए हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो भी हानिकारक प्रभाव है, हार्मोन कम रिलीज होगा तो भी हानिकारक प्रभाव है। पूर्णभरण क्रियाविधि सुनिश्चित करता है कि, यानी हमारी बॉडी ये सुनिश्चित करता है कि हार्मोन सही मात्रा में, आ गया ना, सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। हमारा जो बॉडी है ना वो सही समय पर और सही मात्रा में हार्मोन को रिलीज करता है, इसी को पूर्णभरण क्रियाविधि कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। सिंपल याद रखो ना, कोई भी हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो भी खतरनाक होगा, कोई भी हार्मोन कम रिलीज होगा तो भी खतरनाक होगा, पहला पॉइंट। तो हमारी बॉडी को पता है कि सही समय और सही मात्रा क्या है, तो सही समय पर सही मात्रा में हार्मोन को रिलीज करना पूर्णभरण क्रियाविधि फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। उदाहरण समझो, रक्त में शर्करा का नियंत्रण कैसे होता है। एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने मीठा खाया, चॉकलेट खाया, बहुत सारा चॉकलेट खाया, त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, त्यौहार आते हैं तो मीठा खाते हैं हम लोग, तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ गया, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ गई, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, अग्नाशय को पता लग जाएगा अरे इसका तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। जैसे त्यौहार आता है ना, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तो मिठाई खाते हो आप लोग, तो रक्त में शर्करा का मात्रा बढ़ जाएगा, तो अग्नाशय को पता लग जाएगा कि भाई इसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। जैसे उसे पता लगेगा ना वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज कर देगा, तो सही समय और सही मात्रा में रिलीज करेगा, और जैसे ही वो रिलीज करेगा तो रक्त का शक्कर मात्रा घटने लगेगा, यानी आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वो कंट्रोल में आ जाएगा तो अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन ना बनाना, अब अग्नाशय इंसुलिन नहीं बनाएगा। तो इस पूरे एग्जाम्पल को पूर्णभरण क्रियाविधि बोला जाता है। पहले आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, अग्नाशय ने उसे पकड़ लिया, इंसुलिन हार्मोन रिलीज कर दिया, इंसुलिन हार्मोन की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल आ गया, घट गया, फिर वो इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा। इसको पूर्णभरण क्रियाविधि कहते हैं। जल्दी से पेज को रिवाइज करते थे। आयोडीन नमक युक्त नमक क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हमारे थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है ना, उसको बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो आयोडीन की कमी से हमारा गला फूल जाता है, जिसे गोइटर या घेंगा रोग कहते हैं। डायबिटीज़ क्या होती है? तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का कम बनाना। उपचार क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेना। पूर्णभरण क्रियाविधि क्या होती है? तो कोई भी हार्मोन ज़्यादा रिलीज होना है, कोई भी हार्मोन कम रिलीज होना, दोनों ही खतरनाक है। तो सही मात्रा में और सही समय पर हार्मोन का स्रावित होना पूर्णभरण क्रियाविधि कहता है। जैसे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, ये बात अग्नाशय को पता लगेगा, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगा और आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। जैसे ही कम होगा तो अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देगा। इसको बोलते हैं पूर्णभरण क्रियाविधि। तो ये था बच्चों कंप्लीट चैप्टर। अगर आप चाहते हो, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको इन जैसे बच्चों के मार्क्स चाहिए, ऐसे आप चाहते हो कि आपके मार्क्स कुछ इस प्रकार से आए, आप चाहते हो तो इन नोट्स को बहुत अच्छे से करो, सैम्पल पेपर करो बाद में, पहले नोट्स को करो फिर सैम्पल पेपर करो, तो आपके मार्क्स इसी प्रकार से आएंगे। अगर आपको फ़ायदा हुआ वीडियो से तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।